हेलो एवरीवन, वेलकम टू ए फ्रेश वीडियो। और आज के इस वीडियो में सबसे ज़्यादा डिमांड जिस टॉपिक का है कि सर अभी आपने बहुत कुछ बता दिया कि हम लोग कॉलेज कैसे चूज़ करेंगे, हॉस्टल के लिए क्या सामान लेंगे। अब ये इंपॉर्टेंट चीज़ भी बता दो, जब हम फर्स्ट ईयर में जाएंगे तो किस चीज़ के रिलेटेड हम पढ़ाई कर रहे होंगे, हमारा सब्जेक्ट्स क्या रहेगा। और एक बात मैं बता दूँ, मैंने एक पोल भी लिया था आप सभी से कि मैं फर्स्ट ईयर का डालूँ या पूरे 4 साल का डालूँ। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ने बोला कि आप फर्स्ट ईयर का डालो और वो भी सीएससी ब्रांच का डालो। तो वीडियो स्टार्टिंग में मैं आपको बता दूं, चाहे आप सीएससी ब्रांच से हो, ईसीई ब्रांच से हो, इलेक्ट्रिकल ब्रांच से हो, मैकेनिकल ब्रांच से हो, ऑलमोस्ट जितने भी ब्रांच है ना, सभी ब्रांच के स्टूडेंट्स ऑल ओवर इंडिया कॉमन सब्जेक्ट से पढ़ते हैं। तो जो भी सब्जेक्ट आपका रहेगा, अभी मैं जो भी डिस्कस करूंगा, एक एक सब्जेक्ट भी बताऊंगा और उसके अलावा उसके अंदर क्या कंटेंट्स रहेंगे, एक ब्रीफ आइडिया उसके बारे में भी बता रहूंगा। तो वीडियो को एंड तक देखना। पहली बार चैनल पे आए तो उसको सब्सक्राइब भी कर देना और वीडियो को लाइक भी करना। तो इंजीनियरिंग फर्स्ट ईयर सब्जेक्ट्स एंड सिलेबस इन 2022, ये 2022-2023 मतलब रिसेंट ईयर्स में एप्लीकेबल है, 21 के लिए भी एप्लीकेबल था। तो कुछ अगर चेंजेस हैं वो भी मैं आपको बता दूंगा। तो फर्स्ट थिंग इज, जब आप इंजीनियरिंग में जाते हो आपके पास 4 साल का टाइम होता है। तो ये 4 साल में आपके हर एक साल का 2 सेमेस्टर होता है। एक सेमेस्टर का टाइम पीरियड आप वही 4 से 5 महीने का मान सकते हो, क्योंकि जो एंटायर बीटेक होता है, अगर आप मानते हो कि 12 महीने का है एक साल, 12 महीने से 2 महीने आप माइनस कर लेना स्ट्रेट, क्योंकि ये वैकेशन वगैरह छुट्टी वगैरह चला जाता है। तो बाकी आपके पास बचे 10 महीने। तो 10 महीने को अगर आप 2 से डिवाइड करोगे तो बचेगा 5 महीने। तो वही 4.5-5 महीने का एक सेमेस्टर होता है। तो टोटल एक साल में कितने सेमेस्टर हो जाएंगे? 2 सेमेस्टर हो जाएंगे। ये 2 सेमेस्टर का अभी हम डिस्कशन करेंगे, क्योंकि फर्स्ट ईयर है तो उसमें फर्स्ट एंड सेकेंड सेमेस्टर्स रहेगा। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, अभी हर एक सेमेस्टर का थ्योरी एंड प्रैक्टिकल दोनों चीज़ मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि जो सब्जेक्ट्स थ्योरी में होते हैं, कुछ सब्जेक्ट्स के आपके प्रैक्टिकल लैब्स भी होते हैं। तो लैब्स वगैरह, प्रैक्टिकल वगैरह भी डिस्कस करना ज़रूरी बन जाता है। तो सबसे पहले लेट मी स्टार्ट विथ फर्स्ट ईयर। तो इसमें मैं हेडिंग 1 दे देता हूँ, यहाँ पे लिख लूँगा फर्स्ट ईयर। ओके, तो फर्स्ट ईयर में पहला सेमेस्टर हम बात करेंगे। तो फर्स्ट सेमेस्टर, इसको आप ब्रैकेट में फर्स्ट सेमेस्टर भी बोल सकते हो, फर्स्ट सेम। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट द थ्योरी सब्जेक्ट्स, क्या क्या थ्योरी सब्जेक्ट्स उसमें रहेंगे। तो लेट मी स्टार्ट विथ थ्योरी। तो थ्योरी में मैं बुलेट बना देता हूँ यहाँ पे, बुलेट पॉइंट्स में। सबसे पहला रहेगा इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 1। तो जी हाँ दोस्तों, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, ये जो 3 चीज़ें हैं आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। ये सब चीज़ आपको इंजीनियरिंग में देखने को मिलेगा। मैं थोड़ा सा जूम कर दिया स्क्रीन ताकि आपको क्लियरली विजिबल हो जाए। तो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, इसके अलावा नेक्स्ट जो सब्जेक्ट रहेगा फिजिक्स या फिर केमिस्ट्री, ये आपका अल्टरनेट सेमेस्टर में रहेगा। यानी कि अगर आप फर्स्ट सेमेस्टर में फिजिक्स पढ़ते हैं तो सेकंड सेमेस्टर में आप केमिस्ट्री पढ़ेंगे, या फिर केमिस्ट्री को अगर आप फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ लेते हैं तो सेकंड में आप फिजिक्स पढ़ रहे होंगे। तो ये वाइस वर्सा चल रहा होगा, किसी किसी को फर्स्ट सेमेस्टर में मिलेगा, किसी किसी को सेकेंड सेमेस्टर में मिलेगा। तो मान के चलता हूँ कि आपका पहला सेमेस्टर में ही आ जाता है इंजीनियरिंग फिजिक्स, इंजीनियरिंग फिजिक्स। और मैथ्स का बहुत इंपॉर्टेंस होता है। अगर आप मैथ्स में वीक है तो उसको स्ट्रॉन्ग कर लीजिए। मैथ्स आपको चाहिए होगा पहले के 4 सेमेस्टर के लिए, यानी कि पहले के 2 साल आपको मैथमेटिक्स चाहिए होगा। अलग अलग मैथ्स रहेगा, अलग अलग टॉपिक्स रहेंगे। फिजिक्स केमिस्ट्री एक एक सेमेस्टर पढ़ा, काम खत्म, बट मैथ्स आपके साथ बना रहेगा। इंजीनियरिंग फिजिक्स, इसके अलावा नेक्स्ट जो सब्जेक्ट रहेगा, यहाँ पे भी वही फिजिक्स केमिस्ट्री के तरह ही होगा, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। अगर एक सेमेस्टर में आप इलेक्ट्रिकल पढ़ रहे हैं तो दूसरे में आप इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ रहे होंगे। तो इसको बोलते हैं बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। तो ब्रैकेट में BEE भी बोलते हैं काफ़ी बार, है ना, EE, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल एंड कम्युनिकेशन, EC ये ब्रांच होता है ना। तो ये सारे ब्रांच के, आप EC का स्टूडेंट आपका कंप्यूटर का भी सब्जेक्ट पढ़ रहा होगा, एक कंप्यूटर साइंस का स्टूडेंट भी इलेक्ट्रिकल पढ़ रहा होगा। दिस हैपेंस इन फर्स्ट ईयर। ये ऑल ओवर इंडिया होता है, ऑलमोस्ट जितने भी यूनिवर्सिटीज़ हैं आपको ये कॉमन चीज़ें देखने को मिलेगा। इसके अलावा नेक्स्ट सब्जेक्ट की बात करें, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग।
अब एक बात बता दूं कि कंप्यूटर प्रोग्रामिंग काफ़ी लोगों को नहीं आता है। अभी जो सीएससी में भी एंटर कर रहे हैं, ईसी में भी एंटर कर रहे हैं, उन लोगों को प्रोग्रामिंग के बारे में कुछ नहीं आता। तो जिनको कंप्यूटर के बारे में भी नहीं पता यार कितने तरह के कंप्यूटर्स होते हैं, क्या जनरेशंस होते हैं, एक बेसिक एकदम बिगिनर फ्रेंडली कोर्स मैं लॉन्च कर रहा हूँ। चैनल का डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वो चैनल को जाओ और वहाँ पे शायद पहला वीडियो आ जाएगा या फिर आ गया होगा। वो चैनल को सब्सक्राइब करके रखो। हर रोज़ शाम को 7 बजे वीडियो मिल रहा होगा, वो वीडियो को आपको देखना है, भले लंबा हो या शॉर्ट हो, वो वीडियो को कंप्लीटली आपको वॉच करना है। जितने भी सीरीज़ रहेंगे, पहले का भी 10 वीडियो का मैं एक्सपेरिमेंट करूँगा और एक कोर्स लॉन्च का भी वीडियो बना दूंगा, उसमें डिटेल में बताऊँगा। कंप्यूटर प्रोग्रामिंग की बात कर लेता हूँ थोड़ा सा। कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में क्या होता है, काफ़ी बार ये आपका सेकेंड सेमेस्टर में होता है, कुछ स्टूडेंट्स का सेकेंड सेमेस्टर में जाके होता है, फर्स्ट सेमेस्टर में कोई प्रोग्रामिंग नहीं होता है। सो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप पहले ही सेमेस्टर में प्रोग्रामिंग सीख जाते हो तो ये आपके लिए अच्छी बात है, आपके लिए प्लस पॉइंट है ये। तो कंप्यूटर प्रोग्रामिंग सिलेबस भी बता रहूँगा, थोड़ा सा लंबा वीडियो हो सकता है बट सब चीज़ मैं कवर करूँगा। कंप्यूटर प्रोग्रामिंग हो गया। यहाँ पे कुछ मैंडेटरी सब्जेक्ट्स भी आपके बन जाते हैं जो कि नॉन क्रेडिट होता है। ये हर यूनिवर्सिटीज़ में नहीं होता बट कुछ कुछ कॉलेजेस में आपको देखने को मिलेगा। आप अगर वहाँ पे एडमिशन ले रहे हो तो मुझे बताना कि यार हाँ सर हमारे कॉलेज में भी ये चीज़ पढ़ाया जा रहा है, आपने जो बताया था। मैं क्या बताऊँगा यहाँ पे, सपोज़ आपके पहले सेमेस्टर में पढ़ाया जाता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ये आप सोच रहे होंगे क्या अजीब सा चीज़ बता दी है, नहीं ये बिल्कुल सही चीज़ मैं बता रहा हूँ। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, एनवायरमेंटल साइंस, देन इकोनॉमिक्स, ऐसे चीज़ें पढ़ाया जाता है। जबकि इकोनॉमिक्स आपका क्रेडिट वाला सब्जेक्ट होता है जिसमें आपको एग्जाम देने से क्रेडिट, देखो क्रेडिट का अलग सिस्टम है, मैं ज़्यादा एंटर करूंगा तो एक वीडियो में हम डाइवर्ट हो जाएंगे। बट हाँ कि कॉन्स्टिट्यूशन से भी आपको मार्क्स मिलेगा बट वो आपके ग्रेड में कंसिडर नहीं होंगे। ऐसे सब्जेक्ट में जो नॉन क्रेडिट सब्जेक्ट होते हैं, मैंडेटरी सब्जेक्ट इनको बोलते हैं, इसमें बस आपको पास होना है। बस पास हो जाते हो, जस्ट पास भी हो जाओगे तो आपका क्लियर हो जाएगा सब्जेक्ट, बस बैक इसमें मत रखना। This is all about the theory subjects. Now let us discuss about the practical subjects. तो practical की अगर बात करें तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ practical, एंड प्रैक्टिकल में वही हम लोग कर रहे होंगे। कौन सा सब्जेक्ट्स का प्रैक्टिकल होगा, अब जैसे थ्योरी से ही कंसिडर करते हैं, मैथमेटिक्स का कोई प्रैक्टिकल रहेगा क्या, नहीं मैथमेटिक्स का कोई प्रैक्टिकल नहीं। जबकि जो फिजिक्स है, फिजिक्स का प्रैक्टिकल रहेगा। तो हम क्या करेंगे, इसको मैं कॉपी कर देता हूँ और यहाँ पे पेस्ट, इंजीनियरिंग फिजिक्स लैब, लैब मीन्स प्रैक्टिकल। सेम उसी तरह आपका जो बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग आप कर रहे होगे BEE का लैब भी कंसिडर हो जाएगा। ठीक है, ये दोनों का प्रैक्टिकल हो गया। उसके अलावा एक एक्स्ट्रा चीज़ है जिसका कोई प्रैक्टिकल सब्जेक्ट नहीं है बट उसका जिसका कोई थ्योरी सब्जेक्ट नहीं है, बस उसका प्रैक्टिकल है। उसका नाम क्या है, इंजीनियरिंग ड्राइंग। ये आप ED के नाम से जान रहे होगे। आप YouTube पे सर्च करना, आपको पता चल जाएगा और अच्छे से। मैं भी अगर आपको दिखा दूँ इमेजेस में, आप देख लेना इंजीनियरिंग ड्राइंग। मैं हमेशा पूरा प्रैक्टिकल सब चीज़ रखने की कोशिश करता हूँ। ये देख सकते हो, इसको हम ड्राफ्टर बोलते हैं। एक बड़ा सा चीज़ रहेगा, ये जो रहेगा ना, आप यहाँ पे भी देख सकते हो। मैं लिख लेता हूँ ड्राफ्टर, DRAFTER, ड्राफ्टर इन इंजीनियरिंग ड्राइंग। ये एक चीज़ आपको खरीदना पड़ेगा, ये आपको कॉलेज वगैरह भी प्रोवाइड करते हैं। सो यूजिंग दिस ड्राफ्टर यू कैन मेक ड्राइंग्स, जो कि इंजीनियरिंग ड्राइंग्स में आपका यूज़ हो रहा होगा। आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर। सो मैं लिख लेता हूँ इंजीनियरिंग ग्राफिक्स। और इसका अल्टरनेटिव में दूसरे सेमेस्टर में आप कर रहे होगे मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस, जहाँ पे आप वेल्डिंग कर रहे होगे, आप फाइलिंग कर रहे होगे, बहुत सारा चीज़ रहेगा। वो भी आप कंप्लीटली प्रैक्टिकल सीख रहे होगे। आपके कॉलेज में वो लैब रहता है, उसको मैकेनिकल लैब के अंदर आता है, सिविल इंजीनियरिंग के अंदर भी आता है, काफ़ी सारी चीज़ें, वो सब चीज़ आप कर रहे होगे। आई होप दिस थिंग इज़ क्लियर। अब जो कंप्यूटर प्रोग्रामिंग है, क्या इसका लैब नहीं होगा? जी हाँ, इसका भी लैब होगा। तो मैं यहाँ पर इसको भी लिख लेता हूँ, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैब। कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में क्या पढ़ाया जाता है, उसमें जनरली फर्स्ट ईयर्स को C प्रोग्रामिंग पढ़ाया जाता है। फर्स्ट सेमेस्टर में C प्रोग्रामिंग आपको पढ़ाया जाता है। आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर। सभी का इन डेप्थ सिलेबस भी बात करेंगे। पहले मैं 2 सेमेस्टर को कवर कर लेता हूँ। अब हम लोग क्या करेंगे, वी विल टॉक अबाउट द सेकेंड सेमेस्टर। फर्स्ट सेमेस्टर जॉब इज डन। फर्स्ट सेमेस्टर में आपको थ्योरी में 5 सब्जेक्ट और प्रैक्टिकल में 5 सब्जेक्ट आपको देखने को मिलेगा। काफ़ी जगह पे इंग्लिश भी पढ़ाया जाता है, तो इंग्लिश भी वही रहता है कि फर्स्ट सेमेस्टर में आपने पढ़ लिया, फिर सेकंड सेमेस्टर में आप पढ़ लिए, तो ये अल्टरनेटिव चीज़ में आ जाता है। ठीक है, अब मैं सेकंड सेमेस्टर की बात करता हूँ। तो सेकंड सेमेस्टर में हमारा इंग्लिश भी आ जाएगा। तो मैंने यहाँ पे पेस्ट कर लिया। फर्स्ट को मैं चेंज कर देता हूँ सेकंड
और ये फर्स्ट को चेंज कर लेंगे सेकेंड सेमेस्टर। अब सेकेंड सेमेस्टर में आपका सेम वही थ्योरी और प्रैक्टिकल में डिवाइड करेंगे। थ्योरी में लेट अस काउंट द थ्योरी सब्जेक्ट्स। सबसे पहले इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स था, तो यहाँ पे भी इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स आएगा। वहाँ पे 1 था तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 2। नेक्स्ट वहाँ पे आपने फिजिक्स का पढ़ाई किया, यहाँ पे आप केमिस्ट्री का पढ़ाई करोगे, तो इंजीनियरिंग केमिस्ट्री। इसके बाद वहाँ पे आपने इलेक्ट्रिकल का पढ़ाई किया। क्या पढ़ाई किया वहाँ पे? बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। यहाँ पे बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग पढ़ाई करोगे। क्या होगा ये? बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। एक सवाल भी मेरे तरफ से रहेगा, ये BE बोलेंगे बेसिकली, है ना। बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग BEE और बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स से B बोला जाता है जनरली, है ना। यहाँ पे E में तो इंजीनियरिंग में तो E आएगा, बट बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स इसको बोलते हैं, इसीलिए BE। और एक मेरे तरफ से ये सवाल रहेगा, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स में क्या डिफरेंस होता है? क्या आपको चीज़ पता है? जब मेरा पहला क्लास हुआ था, क्लास 11th में, कंप्यूटर साइंस में पढ़ रहा था, तो पहला सवाल मेरे टीचर की तरफ से यही था कि बेटा इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स में क्या डिफरेंस है वो मुझे समझाओ। और अच्छा एक्सप्लेनेशन था। क्या आपको पता है? वो बताना मुझे। नहीं पता तो मैं आपको किसी वीडियो में बता दूंगा। अब यहाँ पे बात करते हैं, सी प्रोग्रामिंग आपने वहाँ पे पढ़ा था, देख लो। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के बाद आपने कंप्यूटर प्रोग्रामिंग पढ़ा था। कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के बाद यहाँ पे थोड़ा सा एडवांस हो जाएगा कंप्यूटर प्रोग्रामिंग का। वो एडवांस कॉन्सेप्ट में क्या होगा? डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम्स, जिसको हम DSA बोलेंगे। तो डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम्स, यहाँ पे कुछ एडवांस कॉन्सेप्ट्स आपको पढ़ाए जा रहे होंगे और एप्लीकेशन बेस्ड रहेगा। और जो सी के कॉन्सेप्ट्स रहेंगे थोड़ा सा उसमें एक्सटेंशन रहेगा, ठीक है। तो वो भी इम्पॉर्टेंट है। आप डरो मत, प्रोग्रामिंग का कुछ भी नहीं आता ना। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा। AD क्लासेस है चैनल का नाम, मेरा ही चैनल है। वहाँ पे हर रोज़ शाम को 7 बजे वीडियोस हम डालेंगे। एक लॉन्च वीडियो कल मैं डाल दूंगा और उसके बाद हम लोग वो कोर्स को शुरू कर रहे होंगे। फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा, कोई पैसा नहीं ले रहा हूँ आप सभी से। वहाँ पे मैंडेटरी सब्जेक्ट में हमने पढ़ाई किया कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का। यहाँ पे मैंडेटरी सब्जेक्ट में हम लोग पढ़ाई करेंगे एनवायरमेंटल साइंस का। तो एनवायरमेंटल साइंस एंड इंजीनियरिंग, तो ENVS इसको जनरली बोलते हैं, एनवायरमेंटल साइंस एंड इंजीनियरिंग। इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट कोर्स रहता है, दैट इज कम्युनिकेटिव एंड टेक्निकल इंग्लिश। तो कम्युनिकेटिव एंड टेक्निकल इंग्लिश, हाँ, ये सब्जेक्ट में क्या होता है? यहाँ पे कम्युनिकेशन चीज़ें रिलेटेड सिखाया जाता है। आपको प्रोनाउंसिएशन कैसे करना है, बिजनेस कम्युनिकेशन और नॉर्मल पर्सनल कम्युनिकेशन में डिफरेंस क्या है, बहुत सारे चीज़ें होता है। आई विल टॉक अबाउट द सिलेबस वेरी सून, इसी वीडियो में ही। अब बात कर लेते हैं लैब्स की। तो लैब्स में क्या रहेगा? प्रैक्टिकल, जहाँ पे अभी प्रैक्टिकल लिख लेते हैं। तो प्रैक्टिकल किस चीज़ का रहेगा? इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का ऑब्वियसली कोई प्रैक्टिकल नहीं रहेगा। इंजीनियरिंग केमिस्ट्री ऑब्वियसली, फिजिक्स का आपका प्रैक्टिकल कर रहे हो तो केमिस्ट्री का भी आप प्रैक्टिकल कर रहे होगे, तो इंजीनियरिंग केमिस्ट्री लैब। अब बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग कर रहे हो तो बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग का भी प्रैक्टिकल रहेगा। सो वी विल डिस्कस अबाउट इट्स लैब। ये लैब होने के बाद नेक्स्ट पॉइंट वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम्स। DSA है सब्जेक्ट, ऑब्वियसली आप कंप्यूटर साइंस में आप पढ़ाई कर रहे हो तो उसका भी प्रैक्टिकल रहेगा कंप्यूटर में, ठीक है। तो इसका भी लैब इंक्लूड कर लेते हैं। ENVS नो लैब। कम्युनिकेटिव इंग्लिश, यस, इसका लैब होता है क्योंकि इसमें आपको प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी होता है। यू हैव टू प्रैक्टिस की हाउ टू प्रोनाउंस द वर्ड्स and how to deliver a speech, how to talk about any topic randomly। तुरंत स्क्रिप्ट दिया जाएगा तो कैसे आप उसमें बोल रहे होगे, वो सब चीज़ के बारे में यहाँ पे बात कर रहे होगे। तो इसका भी मैं लैब लिख लेता हूँ। एक चीज़ मैंने आपको बताया था ऊपर, अगर आप ध्यान से सुने होंगे, इंजीनियरिंग ग्राफिक्स, मैंने आपको इमेज निकाल के दिखाया था। इंजीनियरिंग ग्राफिक्स एंड ड्राफ्टर वगैरह, सेम उसी का अल्टरनेटिव आपका हो जाएगा मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लेता हूँ मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस, ठीक है। अब यहाँ पे न्यू पेज में भी मैं आपको बता देता हूँ कि क्या होता है मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस। तो मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस में आपको देख सकते हो वेल्डिंग वगैरह होता है। जैसे मैं आपको वेल्डिंग दिखा दूँ, ठीक है, वेल्डिंग। तो वेल्डिंग आप देख रहे हो, ये वेल्डिंग, जी हाँ, ये वेल्डिंग काम भी आप लोग कर रहे होगे मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस के लैब में। इंटरेस्टिंग होता है। मेरे टाइम पे वही टीचर थोड़ा सा प्रोटेक्शन देते थे, आप भी वही वेल्डिंग करते थे।
उसके अलावा फाइलिंग ऑफ ए मेटल, तो फाइलिंग ऑफ ए मेटल, तो यहाँ पे ऐसे रब कर रहे होंगे, देखो ये होता है फाइल। तो फाइल टूल के ज़रिए से आप फाइल कर रहे होगे एक मेटल को, पेपर वेट बनाओगे। बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें होता है और काफ़ी बार आपको बोरिंग भी लग सकता है एक टाइम के बाद, बट हाँ इनिशियली आपको इंटरेस्टिंग लगेगा ये चीज़ें ऑब्वियसली। हाँ ऑब्वियसली मैं थोड़ा सा ज़्यादा बोल रहा हूँ बट यू कैन इग्नोर दैट। आई होप मैंने अभी तक जितना भी चीज़ बताया इतना चीज़ क्लियर है। तो काउंट भी अगर कर लें, कोई स्पेलिंग मिस्टेक तो है नहीं। हाँ अगर मैं काउंट भी कर लेता हूँ यहाँ पे, तो सेमेस्टर 1 में टोटल आपके 5 थ्योरी सब्जेक्ट्स रहेंगे और सेमेस्टर 2 में 6 थ्योरी सब्जेक्ट्स रहेंगे, या फिर इसका ऑपोजिट भी हो सकता है, 1 में 6 और 2 में 5। प्रैक्टिकल की बात करते हैं तो जिस सब्जेक्ट रहेगा उसके अकॉर्डिंग आपके प्रैक्टिकल मैनेज हो रहे होंगे। जैसे यहाँ पे 4 प्रैक्टिकल आपको दिख रहा है और यहाँ पे 5 प्रैक्टिकल दिख रहा है, उसी तरीके से 1 में 5 और 2 में 4 हो सकता है, वाइस वर्सा हो सकता है। अब थोड़ा सा सिलेबस की बात कर लेते हैं। तो ये सब चीज़ में पढ़ाया क्या जाएगा एक्चुअली, ये सवाल होता है कि ये तो टॉपिक्स आपने बता दिया बट हमें तो नहीं पता कि इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में कौन सा टॉपिक्स पढ़ाया जा रहा होगा, फिजिक्स में केमिस्ट्री में कौन सा टॉपिक्स हमें रिवाइज करना पड़ेगा। आप जानना चाहते हो, ऑब्वियसली जानना चाहते हो, आप ये वीडियो देखते टाइम भी आप रिएक्ट कर रहे हो, मुझे पता है। इसीलिए मैं एक इंटरेक्शन सेशन जैसा ही हमेशा रखता हूँ, जिससे आप मेरे से इंटरेक्ट कर पाओ, चीज़ों को बात कर पाओ और हाँ या ना पे जवाब दे पाओ। मैं वो चीज़ को भी क्लियर कर लेता हूँ। तो वो चीज़ को क्लियर करने के लिए क्या करेंगे, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स है, इसी के अंडर मैं इसको अभी कर लेता हूँ, टॉगल कर लूँगा, ठीक है। इसके नीचे ये टॉगल लिस्ट बना लेता हूँ, इसके नीचे अभी हम सिलेबस लिखेंगे। इसको मैं क्लोज करूँगा तो ये क्लोज हो जाएगा और ओपन करूँगा तो हमें सिलेबस दिखेगा, ठीक है। दिस सीम्स इंटरेस्टिंग, क्वाइट इंटरेस्टिंग। तो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में सबसे पहले आपका क्या टॉपिक्स आ रहा हो, यहाँ पे मॉड्यूल वाइज होता है। जनरली आप चैप्टर वाइज पढ़ाई करते हो अपने स्कूल लेवल पे, बट इन दिस इंजीनियरिंग यू विल बी लर्निंग इन मॉड्यूल्स, मॉड्यूल 1, मॉड्यूल 2, मॉड्यूल 3, मॉड्यूल 4, मॉड्यूल 5। जनरली 5 मॉड्यूल्स में पढ़ाई करते हैं और आपके यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस में अगर अलग होता है तो उस हिसाब से आप पढ़ाई करोगे। बट ये टॉपिक्स जो मैं बता रहा हूँ ऑलमोस्ट सिमिलर होता है। कुछ यूनिवर्सिटी में 3rd सेमेस्टर में पढ़ाया जाता है, किसी किसी में 2nd सेमेस्टर में पढ़ाया जाता है, किसी किसी में 1st सेमेस्टर में पढ़ाया जाता है। तो थोड़ा सा आगे पीछे हो सकता है, उसका अभी आप टेंशन मत लो। बट एक ब्रीफ जनरल आइडिया मिल जाएगा कि ये जो कॉन्सेप्ट मैं बता रहा हूँ कहीं ना कहीं आपको पढ़ना पड़ेगा। इंजीनियरिंग में मैथमेटिक्स जब आप कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हो ये टॉपिक रहेगा ही रहेगा। और वो टॉपिक्स अभी मैं बस लिस्ट करते चलूँगा, ठीक है। आपको ज़्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगा कि कहाँ से पढ़ेंगे, कैसे पढ़ेंगे, उसके लिए एक सेपरेट वीडियो रहेगा। रिसोर्सेज क्या रहेगा, यूट्यूब चैनल्स कौन से अच्छे रहेंगे, मैं कहाँ से पढ़ा इंजीनियरिंग में, सभी चीज़ बताऊंगा। मेरा कंप्यूटर साइंस में था तो ये फिर से मैं बता दे रहा हूँ, ईसी हो, कंप्यूटर साइंस हो, इलेक्ट्रिकल हो, मैकेनिकल हो, सिविल हो, सभी बच्चों के लिए ये कॉमन रहता है। तो टॉपिक्स की बात करते हैं, फंक्शंस एंड देयर ग्राफ्स। फंक्शंस एंड देयर ग्राफ्स के बाद नेक्स्ट पॉइंट हम बात करेंगे तो एसिम्पटोट्स एंड कर्वेचर, ठीक है। ये आप नोट कर लो या फिर स्क्रीनशॉट ले लो, बट मैं रेकमेंड करूंगा एक वाइट पेज ले लो, रूल्ड पेज ले लो, उसमें आप लिखते जाओ और अपने स्कूल टीचर को या फिर कहीं पे आप कोचिंग जाते थे उनसे ये सारे कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा ब्रशअप कर लो, रिविजन कर लो। तो एसिम्पटोट्स एंड कर्वेचर यहाँ पे आपको चाहिए होगा कॉन्सेप्ट्स ओनली कॉन्सेप्ट चाहिए होंगे। देन जियोमेट्रिक मीनिंग ऑफ वाई डैश इक्वल्स टू, मैथ्स मेरा स्ट्रॉन्ग है, मैं भी बच्चों को मैथ्स पढ़ाया करता था, वाई डैश इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स एंड वाई, एंड डायरेक्शन फील्ड्स, उसके बाद सेपरेबल ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस, ओके, इसको ODE बोलते हैं, एंड मॉडलिंग। इसके बाद मॉड्यूल 2 की बात करते हैं तो एग्जैक्ट ODE एंड इंटीग्रेटिंग फैक्टर आप पढ़े होगे डिफरेंशियल इक्वेशंस में। यहाँ पे जनरली डिफरेंशियल इक्वेशन, कैलकुलस, ट्रिग्नोमेट्री, ये सभी का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा रिवीजन और स्ट्रेंथ होना बहुत ज़रूरी होता है। उसके बाद लीनियर ODE, देन बर्नौलीस, काफ़ी सारा आपका 12th के साथ मैच भी हो रहा होगा और कुछ कुछ नया भी रहेगा जिसको आपको पूरा ज़ीरो से पढ़ना पड़ेगा, एंड पॉपुलेशन मॉडल्स,
और आपको जिस सब्जेक्ट का चाहिए आप वीडियो में उस पोर्शन में जाके स्किप करके आप देख सकते हैं जो आपको ज़रूरत है। बर्नौलीज इक्वेशन एंड पॉपुलेशन मॉडल्स, उसके बाद मॉडलिंग, इलेक्ट्रिकल सर्किट्स, देन होमोजेनियस linear ODE of second order, then second order linear ODE with constant coefficients, then modeling free oscillation। ठीक है, इतना चीज हो गया। इसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं, बहुत सारा टॉपिक्स रहेगा। एक चीज इंटरेस्टिंग चीज बता दूं मैं आपको, और ये आप चाहो तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर लेना, अपने पेरेंट्स को भी बताना जो कि बिलीव नहीं करेंगे, बट पेरेंट्स अगर इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हैं या फिर आपका बड़ा भाई बहन कोई है तो वो लोग रिलेट कर पाएंगे। स्कूल टाइम में आप एक साल में जितना चीज़ पढ़ते हो ना, यहाँ पे एक सेमेस्टर में उतना ख़त्म हो जाता है। एक सेमेस्टर में इतने बुक्स बदलते हैं, इतने सिलेबस बदलते हैं, तो आपको यकीन ही नहीं होगा इतना सारा चीज़ क्या हमें पढ़ना पड़ेगा। बट जी हाँ दोस्तों, इतना पढ़ना पड़ता है। अभी तो मैं बस 2 ही मॉड्यूल्स के सिलेबस लिखा हूँ और 3 मॉड्यूल्स अभी हैं, मैं तुरंत लिख लूँगा, छोटे छोटे हैं। बट बात यह है कि बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा यहाँ पे। बट क्या डिटेल में घुसना पड़ेगा? नहीं, जितना वो टीचर बता रहे हैं उतना पढ़ो, रिविजन कर लो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लो, उतना कर लोगे दैट इज़ मोर देन सफिशिएंट आपके एग्जाम पास होने के लिए, डिसेंट होने के लिए। इंजीनियरिंग में आपको वही टॉप रैंक 10 पॉइंटर पे फोकस नहीं करना है, अपने ऑलराउंडर डेवलपमेंट में फोकस करना है। ऑयलर कॉशी, इसको कॉची बोलते हैं काफ़ी लोग, ऑयलर कॉशी ODE, देन नॉन होमोजेनियस लीनियर ODE, देन एप्लीकेशंस टू इलेक्ट्रिकल, ये गलत लिख लिया मैंने, एप्लीकेशंस टू इलेक्ट्रिकल सर्किट्स। इतना हो गया। इसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं मैट्रिक्स अलजेब्रा, और ये शायद आपको 12th में देखने को मिल जाएगा, 11th 12th में आप पढ़े होंगे। मैट्रिक्स अलजेब्रा, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस, देन रैंक एंड इनवर्स ऑफ मैट्रिसेस, उसके बाद वेक्टर स्पेस। देन कमिंग टू द लास्ट मॉड्यूल आइगन वैल्यूज भी इसको बोलते हैं काफ़ी बार, आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स। उसके बाद होगा कॉम्प्लेक्स मैट्रिसेस, ये आइगन, हाँ, कॉम्प्लेक्स मैट्रिसेस, देन डायगोनलाइजेशन ऑफ मैट्रिसेस। इसके बाद पॉजिटिव डेफिनाइट मैट्रिक्स। हाँ, आप लोग सोच रहे होंगे मैं इतने तेज से कैसे टाइप कर रहा हूँ बिना कीबोर्ड देखे, मैं यहाँ पे स्क्रीन देख रहा हूँ। दिस इज बिकॉज कि एक स्किल मैंने सीखा, टच टाइपिंग, 10 फिंगर टाइपिंग बोलते हैं, और वो भी मैं आपको सिखाऊंगा बहुत जल्द। नेक्स्ट कमिंग टू सिंगुलर वैल्यू डिकम्पोजिशन, इसको बोलते हैं SVD, देन सूडो इनवर्स। So this is all about the syllabus of mathematics, complete मैथमेटिक्स 1 का सिलेबस है। तो ये आपका सिमिलर हो सकता है, कुछ कॉन्सेप्ट आपकी यूनिवर्सिटी के लिए कुछ अलग हो सकता है, मे बी यहाँ पे जो मैं भी सेकंड सेमेस्टर में बताऊंगा वो आपके पहले सेमेस्टर में हो जाएगा। बट मोटा मोटी बात आप समझ पा रहे हो कि ये टॉपिक्स को आपको रिवीजन करना पड़ेगा, कैलकुलस ज़रूरत पड़ेगा, मैट्रिक्स ज़रूरत पड़ेगा, ट्रिग्नोमेट्री ज़रूरत पड़ेगा। तो अगर आपको अच्छे से नहीं आता ये 3 चीज़ को आप रिविजन कर लीजिएगा। तो अभी मैंने बताया था ये टुगल वाला चीज़ है, इसको मैं टॉगल करके ऑफ कर दिया। अब इसको मैं टर्न कर देता हूँ टॉगल में, ठीक है। अब यहाँ पे अभी फिजिक्स का अपन लिखेंगे सिलेबस। तो फिजिक्स के सिलेबस में क्या आ जाएगा, लेट मी डिस्कस। और फिजिक्स केमिस्ट्री कुछ भी हो सकता है आपका, मतलब डिपेंड करता है कि आप फर्स्ट सेमेस्टर में क्या लिए हो, फिजिक्स मतलब मिला है या फिर केमिस्ट्री मिला है। तो फिजिक्स में यहाँ पे बहुत सारे टॉपिक्स रहेगा, तो सारे टॉपिक्स को मैं आपको पूरा आराम से बताऊंगा। वीडियो बता रहा हूँ बहुत लंबा हो सकता है, बट स्किप कर लेना आपको जिस पार्ट का ज़रूरत है। वेब ऑप्टिक्स, अब वेब ऑप्टिक्स में तरह तरह की चीज़ें आते हैं, ठीक है। मैं इसको बुलेट कर देता हूँ। हाँ,
वेव ऑप्टिक्स। तो वेव ऑप्टिक्स में कॉन्सेप्ट ऑफ वेव एंड वेव इक्वेशन, देन सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स, यहाँ पे ब्रैकेट में रहेगा टू बीम एंड मल्टीपल बीम। तो टू बीम और मल्टीपल बीम आप 12th में पढ़े हो ना, उसी का रहेगा। फिर सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स एंड इंटरफेरेंस, ये एक ही चीज़ में आएगा, इंटरफेरेंस। नेक्स्ट ह्यूजन या हाइगन भी बोलते हैं, हाइजन, तो हाइजन्स प्रिंसिपल, देन इंटरफेरेंस बाय डिविजन ऑफ एम्पलीट्यूड एंड डिविजन ऑफ वेव फ्रंट। उसके बाद थ्योरी ऑफ न्यूटन्स रिंग्स एंड इट्स एप्लीकेशंस। और न्यूटन्स रिंग का एक प्रैक्टिकल भी होता है जो मैंने किया हुआ है, आप भी करोगे शायद, आपके कॉलेज में अगर होता है तो दैट इज़ ऑल्सो अ गुड थिंग। न्यूटन्स रिंग्स एंड इट्स एप्लीकेशंस, डिफ्रैक्शन, देन फ्रॉनहोफर एंड फ्रेस्नेल डिफ्रैक्शन। ये दो अलग तरह के डिफ्रैक्शन होते हैं, दो फिजिसिस्ट्स हैं, साइंटिस्ट हैं, जिन्होंने अलग अलग तरीके से बता रखा है, फ्रॉनहोफर एंड फ्रेस्नेल डिफ्रैक्शन। आफ्टर दैट फ्रॉनहोफर्स डिफ्रैक्शन फ्रॉम ए सिंगल स्लिट, देन थ्योरी ऑफ प्लेन डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग, determination of wavelength of light with a plane diffraction grating। अब यहाँ पे एक सवाल आ रहा होगा कि मैं आपके सामने बैठ के ये सारा चीज़ क्यों टाइप कर रहा हूँ, ये चाहता तो मैं आपको टाइप करके पूरा लिस्ट दे देता, बट उससे क्या होता, आप लोग नोट नहीं करते। ये ज़रूरी है आपके सिलेबस के लिए। यू आर गोइंग टू इंजीनियरिंग जस्ट बिकॉज कि आप पढ़ाई कर सको अच्छे से। अब पढ़ाई में ये सब चीज़ ज़रूरत है, तो आप मेरे साथ लिख सको, मेरे साथ टाइप कर सको, और पॉज कर करके हम भी जो बात कर रहे हैं ना बीच बीच में, वो बात को भी समझ सको। दिस इज ऑल अबाउट द फर्स्ट मॉड्यूल वेव ऑप्टिक्स में जितना था। अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं वेक्टर कैलकुलस की। तो वेक्टर कैलकुलस में क्या क्या चीज़ें आते हैं, ग्रेडियंट ऑफ स्केलर फील्ड, ये आपको वेक्टर कैलकुलस मिलेगा। कुछ कुछ चीज़ें आपको पता होगा, कुछ नया भी सीखेंगे यहाँ पे। ग्रेडियंट ऑफ स्केलर फील्ड, डाइवर्जेंस एंड कर्ल ऑफ वेक्टर फील्ड। उसके बाद गॉस डाइवर्जेंस। हाँ, कुछ फिजिक्स का कॉन्सेप्ट भी यहाँ पे, मतलब फिजिक्स और मैथमेटिक्स का कॉन्सेप्ट आपको कंबाइन होते हुए दिखेगा। कुछ कॉन्सेप्ट आप मैथ्स में पढ़ रहे होगे, बट मैथ्स 3 में पढ़ोगे, ये सारा चीज़ें आप मैथ्स 3 में भी कुछ कुछ पढ़ रहे होगे, मुझे याद है और मैंने पढ़ा हुआ है। गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम एंड इसमें लास्ट रहेगा स्टोक्स थ्योरम। और स्टोक्स थ्योरम में स्टेटमेंट ओनली पढ़ रहे होगे। देन थोड़ा सा बात कर लेते हैं मैक्सवेल्स इक्वेशंस की। मैक्सवेल्स के इक्वेशंस में क्या रहेगा, गॉस लॉ इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, देन उसके बाद रहेगा फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, देन एम्पियर्स सर्किटल लॉ, ये आप 12th में पढ़े हो डेफिनेटली, एम्पियर सर्किटल लॉ, तो रिवीजन कर लेना ये जो 12th के कॉन्सेप्ट्स हैं। एम्पियर सर्किटल लॉ हो गया, एंड इसके बाद रहेगा डिस्प्लेसमेंट करंट, देन मैक्सवेल्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इक्वेशंस, यहाँ पे इंटीग्रल एंड डिफरेंशियल फॉर्म। तो इंटीग्रल डिफरेंशियल आपको पता है, जो इक्वेशन रहता है वो उसका रिप्रेजेंटेशन रहता है इंटीग्रल फॉर्म में, डिफरेंशियल फॉर्म में, तो दोनों फॉर्म में आपको पढ़ना पड़ेगा मैक्सवेल्स मैग्नेटिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इक्वेशंस। देन बात करते हैं थोड़ा सा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में आपको EM वेव्स इक्वेशंस रहेगा। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इसको बोलेंगे EM इक्वेशंस। तो EM इक्वेशंस में फ्री स्पेस, डाई इलेक्ट्रिक एंड कंडक्टिंग मीडियम, उसके बाद आपका रहेगा ट्रांसवर्स नेचर
ऑफ EM वेव मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, उसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन आयोनाइज्ड मीडियम, उसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी, देन पॉइंटिंग थ्योरम। तो पॉइंटिंग थ्योरम, वही पॉइंटिंग एक फिजिसिस्ट का नाम है शायद, पॉइंटिंग थ्योरम एंड पॉइंटिंग्स वेक्टर। ठीक है, दिस इज अगेन अबाउट द सेकेंड मॉड्यूल। यहाँ पे सेकेंड मॉड्यूल खत्म होता है। लेट्स टॉक अबाउट द थर्ड मॉड्यूल। तो थर्ड मॉड्यूल में क्या होगा? थर्ड मॉड्यूल में इंट्रोडक्शन टू क्वांटम मैकेनिक्स। तो क्वांटम मैकेनिक्स में नीड ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स, इसका नीड क्या है, ज़रूरत क्या है, वो हमें समझना पड़ेगा। नीड ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स। देन पार्टिकल नेचर ऑफ रेडिएशन। पार्टिकल नेचर ऑफ रेडिएशन में ब्लैक बॉडी रेडिएशन, यहाँ पे कोई डेरिवेशन का ज़रूरत नहीं है, नो डेरिवेशन में लिख लेता हूँ। नेक्स्ट फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आपको पता है, आइंस्टाइन का फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, सो दैट यू विल बी स्टडिंग। और ये मेरा काइंड ऑफ फेवरेट था फिजिक्स में। फिजिक्स मुझे ओवरऑल में पसंद नहीं था, मैथ्स ज़्यादा पसंद था, बट फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट मैं बहुत अच्छे से समझा था। सो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, देन कॉम्पटन इफेक्ट एंड पेयर प्रोडक्शन, उसके बाद कॉन्सेप्ट ऑफ डी ब्रॉगली। हाँ, डी ब्रॉगली भी मुझे थोड़ा पसंद था, डी ब्रॉगलीज मैटर वेव्स, देन फेज एंड ग्रुप वेलोसिटी, देन हाइजेनबर्ग्स। ये चीज़ें ना आप 12th में पढ़े हो केमिस्ट्री वगैरह में, फिजिक्स में, तो ये चीज़ें मुझे भी पसंद था क्योंकि 12th में मैंने ये चीज़ पढ़ रखा था। प्रिंसिपल और विथ एप्लीकेशंस। तो हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल आपको पता है, विथ एप्लीकेशंस, इसका एप्लीकेशन भी आप पढ़ लेना। और अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल शायद वही था ना, आप मास और मास और वेलोसिटी एट ए टाइम पता नहीं कर सकते, ऐसा कुछ। बहुत साल हो गया यार पढ़े हुए, बट शायद मैं सही बोला, पता नहीं, आप चेक कर लेना जब आप पढ़ाई करोगे। स्क्रॉडिंजर्स नेक्स्ट, ये नेक्स्ट मॉड्यूल है, मॉड्यूल 4, स्क्रॉडिंजर्स वेव इक्वेशन विथ एप्लीकेशंस। तो यहाँ पे क्या पढ़ रहे होगे? कॉन्सेप्ट ऑफ वेव फंक्शन। डिफिकल्ट लग रहा है क्या अभी से? इंजीनियरिंग थोड़ा सा आपको डिफिकल्ट लगने लगा क्या? देखो टेंशन मत लो यार। वेव क्या है? कॉन्सेप्ट ऑफ वेव फंक्शन। यहाँ पे मैं सिंबल तो दे नहीं सकता यार, वो फाई था, है ना। एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ फाई स्क्वायर, इंटरप्रिटेशन ऑफ फाई स्क्वायर। और उसके बाद स्क्रॉडिंजर्स टाइम डिपेंडेंट एंड टाइम इंडिपेंडेंट इक्वेशंस। जो स्पेशल सिंबल्स होते हैं वो तो मैं अभी टाइप नहीं कर सकता, वो आप लिख सकते हो। स्क्रॉडिंजर्स में ना ये ओ वाला अलग टाइप का है, ऐसा टाइप का डबल डॉट होता है ना, ये दूसरा। हाँ ये देखो, इसमें ठीक नहीं हुआ, शायद कुछ मिस्टेक होगा, बट ये डबल ओ वाला है तो चलेगा, इसको ऐसे ही रहने देते हैं। नेक्स्ट, इसमें नेक्स्ट कॉन्सेप्ट था हमारा टाइम इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट वाला हो गया, प्रोबेबिलिटी करंट। उसके बाद एक्सपेक्टेशन वैल्यूज, ऑपरेटर्स इन क्वांटम मैकेनिक्स, आइगन फंक्शंस एंड आइगन वैल्यूज। ये वहाँ पे था, प्रीवियस मॉड्यूल में भी था और यहाँ पे भी आपको यूज हो रहा है। मैथ्स में था ना ये शायद, आइगन फंक्शंस एंड आइगन वैल्यूज, तो ये फिजिक्स में भी यहाँ पे आ रहा है। देन एप्लीकेशंस ऑफ स्क्रॉडिंजर्स इक्वेशन, और इसमें रहेगा पार्टिकल इन वन डायमेंशनल रिजिड बॉक्स। देन पोटेंशियल बैरियर में एम्फेसिस ऑन टनलिंग इफेक्ट नाम का एक चीज़ है फिजिक्स में, इसी कॉन्सेप्ट में, तो वो आपको यूज़ कर रहा होगा, पोटेंशियल बैरियर। यहाँ तक क्लियर है? दिस इज द फोर्थ मॉड्यूल, सेकेंड लास्ट मॉड्यूल। अब लास्ट मॉड्यूल की बात करते हैं, लेज़र एंड ऑप्टिक्स। तो लेज़र में आप अच्छा चीज़ पढ़ रहे होगे, प्रैक्टिकल चीज़ें।
radiation matter interaction, then absorption of light, then spontaneous and stimulated emission, ये गलत हो गया, stimulated emission है ना, वही था, हाँ, emission of light, population, कहाँ गया, सही तो लिख रहा था, हाँ, population inversion, then types of laser, solid state laser, है ना, types of laser, solid state laser, जिसको हम बोलेंगे रूबी, रूबी एक अलग तरह का स्टेट होता है ना, देन गैस लेज़र, तो गैस लेज़र को हम HENE, हीलियम नियॉन, देन प्रॉपर्टीज एंड एप्लीकेशंस ऑफ लेज़र, लेज़र के बारे में आप इतना चीज़ पढ़ रहे होगे, देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा लेज़र का ही चीज़ है, प्रॉपर्टीज एंड एप्लीकेशंस ऑफ लेज़र वगैरह। उसके बाद ऑप्टिकल फाइबर, दिस इज द लास्ट टॉपिक, लास्ट मॉड्यूल में लास्ट टॉपिक, ऑप्टिकल फाइबर, स्ट्रक्चर एंड प्रिंसिपल ऑफ ऑप्टिकल फाइबर। ऑप्टिकल फाइबर एक्चुअली क्या होता है मुझे पता नहीं था, पढ़ने के बाद इंटरेस्टिंग लगा कि यार इतना सारा चीज़ होता है ऑप्टिकल फाइबर में, जो घर पे आजकल फाइबर कनेक्शन लगाते हैं ना, तो वही इसी चीज़ का ही पार्ट है ऑप्टिकल फाइबर। नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ ऑप्टिकल फाइबर, न्यूमेरिकल एपर्चर, एप्लीकेशंस ऑफ ऑप्टिकल फाइबर। ठीक है, इतना चीज हो गया। नाउ लेट अस कम टू द नेक्स्ट सब्जेक्ट। अब आप सोच रहे हो यार इतना सारा सब्जेक्ट है, एक एक का अलग अलग वीडियो बना लेते हैं, बट नहीं, एक में होना बहुत ज़रूरी है, भले लंबा हो जाए बट चीज़ें इंपॉर्टेंट है। बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, अब इसको टर्न कर लेते हैं टुगल। ओके, तो लेट अस डिस्कस द टॉपिक्स। इसमें क्या क्या टॉपिक्स आते हैं? बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, तो इलेक्ट्रिकल में निकाल लेता हूँ। हाँ, यहाँ पे फिजिक्स के बहुत सारे चीज़ यूज हो रहेंगे। ठीक है, तो फिजिक्स का क्या चीज़ रहेगा? जो आपके वायर कनेक्शंस होते हैं ना, जो लॉ होता है, जैसे KVL, KCL, किरचॉफ्स लॉ जो बोलते हो आप, 12th में पढ़े रहते हो, वही सब चीज़ यूज होता है। तो अगर आपका वो कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग है, या फिर उसको रिवाइज कर लो, यहाँ पे आप अच्छा कर रहे होगे। लेट अस डिस्कस द टॉपिक्स। फंडामेंटल्स ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट्स। तो फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट्स में चार्ज एंड करंट रहेगा। चार्ज एंड करंट हो गया, देन चार्ज एंड करंट के बाद वोल्टेज एंड करंट सोर्सेस, उसके बाद इलेक्ट्रिकल सर्किट एलिमेंट्स। इलेक्ट्रिकल सर्किट एलिमेंट्स में क्या होता है? R, L एंड C, एंड देयर कैरेक्टरिस्टिक्स। RLC याद आ रहा है? 12th में पढ़े हुए बहुत टाइम हो गया ना, बट फिर भी आई होप आपको ये याद आ रहा हो। देन किरचॉफ्स करंट एंड वोल्टेज लॉस, उसके बाद रेजिस्टिव नेटवर्क एनालिसिस, जिसमें रहेगा नोड वोल्टेज एंड मेश करंट एनालिसिस। ओके, देन नोड वोल्टेज एंड मेश करंट एनालिसिस, ये तो हो गया विथ कंट्रोल सोर्सेस, एंड मेश करंट एनालिसिस विथ कंट्रोल्ड sources, Thevenin theorem, then Norton's theorem, then principle of superposition, maximum power transfer theorem। maximum power transfer कितना होगा? इंटरेस्टिंग चीज़ है यार, अब धीरे धीरे पढ़ोगे, अभी जैसे ये वीडियो को देख रहे हो आराम आराम से, वैसे ही आप पढ़ोगे तो पूरा सब चीज़ आप कवर कर लोगे। तो मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम, एंड देन फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर RL एंड RC सर्किट्स, कॉन्सेप्ट ऑफ मेजरमेंट एंड यूज ऑफ
shunt and multipliers in ammeters and voltmeter. Okay, this is about the first module. Okay, फिर से मैं बताऊंगा, no need to be worried, no need to be tensed. आपको सभी चीज़ें बहुत डिटेल में नहीं पढ़ना है, मैं टेक्निक भी बताऊंगा यार कैसे आप इजीली पास हो सकते हो, हर एक सेमेस्टर का पास कर सकते हो. सो दिस इज़ अबाउट द फर्स्ट मॉड्यूल. और बाकी मॉड्यूल्स में थोड़ा थोड़ा चीज़ें मैं लिख लेता हूँ तुरंत. रिप्रेजेंटेशन, मैथ्स, आपको कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में इंटरेस्ट आएगा. जब हम कंप्यूटर प्रोग्रामिंग शुरू करेंगे ना, वहाँ पे जो कॉन्सेप्ट्स बताया जा रहा होगा, दोज आर गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग. रिप्रेजेंटेशन ऑफ साइनोसॉइडल waveforms, then peak and RMS value, root mean square ना, RMS value मतलब, then phasor representation, real power, reactive power, apparent power, power factor, analysis of single phase AC circuits consisting of R, L, C, RL, RC, RLC combinations. यहाँ पे सीरीज और पैरेलल दोनों के बारे में बात कर रहे होंगे. सीरीज एंड पैरेलल. आई होप दिस थिंग इज क्लियर. सीरीज एंड पैरेलल यहाँ पे खत्म होता है सेकेंड मॉड्यूल. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द थर्ड मॉड्यूल. थर्ड मॉड्यूल में 3 फेज बैलेंस्ड सर्किट्स. उसके बाद डिफ़िकल्ट लग रहा है ना अभी से थोड़ा थोड़ा, मैं समझ पा रहा हूँ. डिफ़िकल्ट तो लगेगा, मुझे भी यार बहुत डिफ़िकल्ट लगा था शुरू में, और बाद में भी लगा यार, क्या कर सकते हैं आप बताओ. ब्रीफ इंट्रोडक्शन टू जनरेशन, देन ओके, जनरेशन, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिकल power, then earthing and electrical safety. Okay, so this is about the third module. थर्ड मॉड्यूल भी खत्म होता है और आखिरी 2 मॉड्यूल बचा है. आखिरी 2 मॉड्यूल भी आपको इजी लगने लगेगा अभी, क्योंकि अगर आप इलेक्ट्रिसिटी अच्छे से पढ़ लियो, मैग्नेटिज्म यहाँ से शुरू होता है. तो मैग्नेटिज्म इज काइंड ऑफ द सिमिलर थिंग्स. आप +2 में भी वही पढ़े हो ना, 11th 12th में भी इलेक्ट्रिसिटी है, फिर उसके बाद जब मैग्नेटिज्म शुरू होता है तब तो आपको इजी लगने लगता है. इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म, मैग्नेटिक सर्किट एंड मैग्नेटिक रिलक्टेंस, मैग्नेटिक मटेरियल्स, देन BH characteristics, ideal and practical transformer, EMF equation, of transformer, then equivalent circuit. This is about the 4th module. Now let's talk about the last module, that is the 5th module of basic electrical engineering. इलेक्ट्रिकल थोड़ा सा टफ होता है, मेरे भी यार बहुत कम नंबर आए थे. जो इंटरनल्स होता है ना, जिसको मिड सेम बोलते हैं, सिंगल डिजिट में मार्क्स आए थे. सीरियसली इतना बुरा लगा था मेरी ज़िंदगी में यार, इतने कम मार्क्स किसी में नहीं आए. बट डीमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ. मेहनत करो यार, अभी से थोड़ा सा रिविजन कर लो. मेरा फिजिक्स कमज़ोर था, इसीलिए ये सब चीज़ें मेरे सर के ऊपर से पार हो रहा था. बट थोड़ा सा फिजिक्स अभी से रिवीजन कर लो तो ये सब चीज़ें आपको हो जाएगा. इक्विवेलेंट सर्किट हो गया. देन लास्ट मॉड्यूल रहेगा हमारा डीसी मशीन्स. तो डायरेक्ट करंट में जो चलता है, कंस्ट्रक्शन ऑफ डीसी मशीन्स, देन रहेगा जनरेटर, टाइप्स ऑफ एक्साइटेशन सिस्टम, वर्किंग ऑफ डीसी मोटर, classification of DC motor, characteristics and speed control of DC motor, generation of rotating magnetic fields, then construction and working of a 3-phase
इंडक्शन मोटर। 3 इडियट्स में देखे होंगे ना, एक चीज़ था कि हाउ डज एन इंडक्शन मोटर स्टार्ट्स, ब्रूम ब्रूम करके जो सीन था वही वाला है। इंजीनियरिंग आप एंटर कर रहे हो, ये चीज़ पढ़ाई करोगे आप, क्लास में वो सीन क्रिएट मत कर देना। हमारे टाइम पे तो सेम चीज़ हुआ था कि पूछे थे टीचर हाउ डज एन इंडक्शन मोटर स्टार्ट, तो वही सीन क्रिएट होता है काइंड ऑफ। मतलब हर ईयर में हर क्लास में वही बैक बेंचर होते हैं जो फन सीन क्रिएट करते हैं, और ज़रूरी होता है। इतना आप ज़्यादा प्रेशर लगे कोई फ़ायदा नहीं है, आपको थोड़ा सा चिल भी रहना पड़ेगा। तो टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक, देन सिंगल फेज इंडक्शन मोटर। डन भाई, फाइनली डन हो गया हमारा बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। अब बात कर रहे होंगे हमारा फेवरेट सब्जेक्ट, पसंदीदा सब्जेक्ट, जो कि हम भी पढ़ा रहे होंगे, मैं पढ़ा रहा हूँगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा आपको, वहाँ पे जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियोस देखना है। हर रोज शाम को 7 बजे मिल रहा होगा वीडियो, लंबे वीडियो, ऐसे इंटरेक्टिव वीडियो रहेंगे, बट सब चीज़ें क्लियर हो रहा होगा आपको, बहुत एकदम शुद्ध हिंदी में, हिंदी इंग्लिश मिक्स करके पढ़ रहे होंगे। चलिए इसको डन कर लेते हैं टूगल में, और टूगल में हमारा रहेगा कंप्यूटर प्रोग्रामिंग। यहाँ पे हेडिंग 1 में क्या होता है, एक सेकंड में देख लेता हूँ। टूगल 1 हेडिंग, ओके, ये थोड़ा सा बड़ा दिखता है, चलिए बड़ा नहीं चाहिए हमें, उतना ही रहने दो। चलिए कंप्यूटर प्रोग्रामिंग का सिलेबस बहुत पसंद आएगा आपको, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग का सिलेबस, और कुछ चीज़ें आपको यहाँ पे पता भी होगा ना पहले से, तब भी इंटरेस्टिंग लगेगा, क्योंकि ये सब्जेक्ट है ही ऐसे इंटरेस्टिंग। कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, इंट्रोडक्शन टू computers and programming, then operating system, compilers, interpreters, algorithm, then flowchart, pseudocode, etc. Then structure of C program, ऊपर ले लेते हैं, structure of C program, character set, identifier, keywords, constants, variables, data types, operators, expressions, statements, operator precedence, and associativity। ये सही लिखा ना मैंने, ओके, PRECE, ओके ये नहीं होगा, हाँ, एसोसिएटिविटी, देन टाइप कन्वर्जन, लास्ट में इनपुट आउटपुट स्टेटमेंट्स। दिस इज अबाउट द फर्स्ट मॉड्यूल। ये फर्स्ट मॉड्यूल में छोटे छोटे टॉपिक्स को मिला के एक कंप्लीट कॉम्बिनेशन आपका बन रहा होगा, इनपुट आउटपुट स्टेटमेंट्स। लेट्स टॉक अबाउट द सेकेंड मॉड्यूल। सेकेंड मॉड्यूल विल बी डिसीजन मेकिंग एंड ब्रांचिंग। इसमें क्या क्या रहेगा, इफ एल्स, नेस्टेड इफ एल्स, एल्स इफ लैडर, एंड स्विच कंस्ट्रक्ट्स। सही है। देन इटरेटिव एग्जीक्यूशन ऑफ कोड यूजिंग लूप्स। यहाँ पे लूप्स के बारे में आप पढ़ रहे होगे। ये सी प्रोग्रामिंग पढ़ोगे तो सी प्रोग्रामिंग में 3 होते हैं, वाइल, फॉर, देन डू वाइल। मैं आपको पाइथन भी पढ़ा रहा हूँ, तो आप डिसाइड करेंगे सी प्रोग्रामिंग से शुरू करेंगे या पाइथन प्रोग्रामिंग से शुरू करेंगे, क्योंकि आप बीटेक में अभी भी पढ़ रहे हो ना, तो वही सी प्रोग्रामिंग से शुरू होता है। बट पाइथन पढ़ लोगे तो आप एक्स्ट्रा प्रोजेक्ट्स वगैरह भी शुरू कर सकते हो। ठीक है, आप बताना जो आप पढ़ना चाहो, क्योंकि बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर में तो फंडामेंटल चीज़ें कवर हो ही रहा होगा। उसके अलावा आप अगर एडवांस पढ़ना चाहते हो तो आप मुझे बताना, ठीक है। तो पहले बेसिक्स कर लेते हैं, उसके बाद बाकी चीज़ें बात करेंगे। सो वाइल, डू वाइल ये हो गया। देन इटरेटिव एग्जीक्यूशन ऑफ कोड यूजिंग लूप्स, वाइल ये हो गया। और नेक्स्ट बात करते हैं नेस्टेड लूप्स के बारे में। नेस्टेड लूप्स, देन कंट्रोलिंग लूप बिहेवियर यूजिंग जंप स्टेटमेंट्स। तो जंप स्टेटमेंट्स में ब्रेक, कंटिन्यू,
एंड गो टू यूज़ हो रहा होगा, और लास्ट में एग्जिट स्टेटमेंट्स। डन, दिस इज अबाउट द सेकेंड मॉड्यूल। यहाँ पे सेकेंड मॉड्यूल खत्म होता है। अब थर्ड मॉड्यूल शुरू हो जाएगा, एरे। तो एरेस में 1D एंड 2D, 1D एंड 2D, देन डिक्लेरेशन एंड इनिशियलाइजेशन ऑफ एरेस। ये Z और S में कन्फ्यूजन है, इसीलिए स्पेलिंग मिस्टेक आ रहा है, सो डोंट माइंड दैट। देन एक्सेसिंग एरे एलिमेंट्स, उसके बाद ऑपरेशंस ऑन एरेस। क्या क्या ऑपरेशंस? इंसर्शन, डिलीशन, सर्चिंग, सॉर्टिंग। सॉर्टिंग में फ़िलहाल के लिए सिलेक्शन सॉर्ट, बाकी सॉर्टिंग भी बहुत सारा है, मर्जिंग एट्सेट्रा। ओके, कैरेक्टर एरेस एंड स्ट्रिंग्स, उसके बाद इनिशियलाइजेशन, देन इनपुट एंड आउटपुट of strings, operations on strings, array of strings, then string handling functions. This is about the third module. थर्ड मॉड्यूल खत्म होता है। चैप्टर वाइज आप बोल सकते हो, एक एक मॉड्यूल में 2-3 चैप्टर्स मिक्स होके होते हैं, वैसे आप एक मॉड्यूल को कंसिडर कर सकते हो। बहुत सारा चीज़ हो गया और बहुत लंबा वीडियो हो गया, बट आई होप मैं आपको बहुत वैल्यू दे रहा हूँ इस वीडियो के ज़रिए से। जो भी चीज़ें हमारा पढ़ रहे होंगे आप लोग, तो वो सब चीज़ों के बारे में मैं बता रहा हूँ। स्ट्रिंग हैंडलिंग फंक्शंस। उसके बाद लेट्स स्टार्ट द फोर्थ मॉड्यूल। फोर्थ मॉड्यूल में हम फंक्शंस के बारे में पढ़ रहे होंगे। यूज़र फंक्शंस इज़ माय पर्सनल फेवरेट। इतने अच्छे से फंक्शन पढ़ाता हूँ, जितने भी मेरे फ्रेंड्स को, जूनियर्स को पढ़ाया, आज तक कोई नहीं भूला है। यूज़र डिफाइंड फंक्शंस, डिक्लेरेशन एंड डेफिनेशन, पैरामीटर, passing by value, then functions returning values, idea on call by reference, then passing arrays to functions, recursion, storage classes. storage classes में क्या क्या होता है? auto, register, static, एक्सटर्न। ओके, इसके बाद हमारा रहेगा स्ट्रक्चर्स एंड यूनियंस। एरे पढ़ लिया आपने, फंक्शंस पढ़ लिया, फंक्शंस के बाद स्ट्रक्चर्स एंड यूनियंस। तो स्ट्रक्चर्स एंड यूनियंस में क्या कर रहे होंगे आप? डेफिनेशन पहले पढ़ेंगे, डेफिनेशन, इनिशियलाइजेशन, देन एक्सेसिंग मेंबर्स, एरे ऑफ स्ट्रक्चर्स, देन arrays within structures, उसके बाद structures and functions। ये इसको मैं अलग कर लेता हूँ, arrays of structures, then arrays within structures, structures and functions, then self-referential structures. That's all. दिस इज द फोर्थ मॉड्यूल। चौथा मॉड्यूल खत्म होता है तो आखिरी मॉड्यूल की बात करते हैं, दैट इज द फिफ्थ मॉड्यूल। फिफ्थ मॉड्यूल में आपका रहेगा पॉइंटर्स का कॉन्सेप्ट्स। पॉइंटर इज अ न्यू थिंग जो कि आपको सी प्रोग्रामिंग में देखने को मिलता है। थोड़ा सा डिफिकल्ट लग सकता है इनिशियली समझने में, बट बाद में आप इसमें प्रो भी बन सकते हो। अंडरस्टैंडिंग पॉइंटर्स, इसमें डिक्लेरेशन, इनिशियलाइजेशन, accessing variables using pointers। उसके बाद पॉइंटर एक्सप्रेशंस, स्केल फैक्टर, चेन ऑफ पॉइंटर्स, यूजिंग पॉइंटर्स with arrays, strings, functions and structures, dynamic memory management, then preprocessor directives। ये preprocessor directives एक अच्छा चीज़ होता है, यहाँ पे हैशटैग वगैरह यूज़ होता है, तो preprocessor directives, then command line arguments,
बेसिक्स ऑफ फाइल हैंडलिंग। यहाँ पे ख़त्म होता है यार सी प्रोग्रामिंग या फिर कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के आप बेसिक्स बोल सकते हो। और अगर इसको बहुत एक स्ट्रॉन्ग वैल्यू के साथ आप कर देते हो, यानी कि अच्छे कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के साथ कर देते हो, तो फिर जो इसका सेकंड पार्ट रहेगा, यानी कि सेकंड सेमेस्टर में जो भी चीज़ें रहेगा उसको समझने में आपको मदद मिल रहा होगा। यू विल बी गेटिंग अ लॉट ऑफ वैल्यूज़, और वहाँ पे डेफिनेटली ईजिली आप चीज़ें सीख पा रहे होगे, समझ पा रहे होगे। तो ये चीज़ क्लियर हो गया। अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं, बुक्स की बात करूंगा मैं अलग वीडियो में। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, तो कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया में बहुत सारे बेसिक चीज़ें होते हैं, उसको तो आपको बस पास होने के लिए पढ़ना है। और वही स्टेट लेजिस्लेचर, इंडियन जुडिशियल सिस्टम, देन फेडरल स्ट्रक्चर, प्रीएम्बल, यही सब चीज़ के बारे में आप पढ़ रहे होगे। तो कॉन्स्टिट्यूशन वो सभी के लिए सेम रहेगा, उसको अभी कोई डिस्कस करने का ज़रूरत नहीं है। उसमें बस आपको पास होना है, रट के पास हो जाओ, मैं बता रहा हूँ, आप रट लो और उसमें पास हो जाओ। देन अगर थोड़ा सा बात करें लैब वगैरह की, तो लैब में यार जो आप थ्योरी में पढ़ोगे ना, उसी का आपका प्रैक्टिकल यहाँ पर डिस्कशन हो रहा होगा, ठीक है। तो लैब भी वही थ्योरी के आसपास बराबर होगा। आपके कॉलेज में डिपेंड करता है कि वो कौन से प्रैक्टिकल आपको करवाते हैं, ओके। और कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैब में भी वही थ्योरी का प्रैक्टिकल चीज़ें हो रहा होगा। तो अभी हम चलते हैं मैथमेटिक्स 2 में, इतने चीज़ और डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे एक काम करते हैं, ये जो एनवायरमेंटल है इसको मैं लास्ट में लेता हूँ, क्योंकि ये भी पासिंग है, बाकी ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है, यहाँ से यहाँ तक इंपॉर्टेंट है। तो ये सबके अभी सिलेबस डिस्कस करते हैं। इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, इसको मैं टॉगल कर लेता हूँ। सो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के सिलेबस को अगर शुरू करें, वही प्रोबेबिलिटी से शुरू हो जाएगा। यहाँ पे प्रोबेबिलिटी आपने पढ़ा होगा क्लास 12th में, और 11th में भी पढ़े होगे। मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसीज, एलिमेंटरी प्रोबेबिलिटी, देन कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, देन बेस रूल, यहाँ पे रिलेटेड प्रॉब्लम्स ओनली, प्रॉब्लम्स मतलब क्वेश्चंस, रैंडम वेरिएबल, बाइनोमियल एंड हाइपर जियोमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन, मीन एंड वेरिएंस, चेबिशेव्स थ्योरम। ये मैंने कहीं पढ़ा है, मुझे याद नहीं है, पढ़ा दिए होंगे तुरंत, बट याद नहीं है मुझे। दिस इज अबाउट द फर्स्ट मॉड्यूल। फर्स्ट मॉड्यूल के बाद सेकेंड मॉड्यूल है द पॉइजन अप्रोक्सीमेशन टू बाइनोमियल distribution, Poisson process, then geometric distribution and multinomial distribution, उसके बाद continuous random variables, then normal distribution, then normal approximation to the binomial distribution, uniform distribution, exponential distribution, joint discrete distribution, done. दिस इज अबाउट द सेकेंड मॉड्यूल। अभी थर्ड मॉड्यूल की बात करते हैं। बहुत सारी चीज़ें है, इसलिए मैं ज़्यादा एक्सप्लेनेशन ना दिए, पहले लिख लेता हूँ, देन बात करेंगे, ओके। पॉपुलेशंस और एंड सैम्पल्स, सैम्पलिंग, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन, ये सिग्मा नोन सिग्मा अननोन दो अलग चीज़ें का रहेगा। देन सैम्पलिंग, distribution of variance, point estimation of mean, interval estimation of mean, then tests of hypothesis concerning one mean, inference concerning two mean, then estimation of variance, then hypothesis concerning
वन वेरिएंस, और यही सेम रहेगा कंसर्निंग टू वेरिएंसेस। डन। सो दिस इज़ अबाउट द थर्ड मॉड्यूल। अभी फोर्थ मॉड्यूल की बात करते हैं। मैथ्स 2 मेरा जनरली थोड़ा सा अच्छा हुआ था क्योंकि मैं थोड़ा ढंग से पढ़ा था ये चीज़ों को, और मेरे जो टीचर थे, टीचर पे भी काफ़ी ज़्यादा डिपेंड करता है, मैं टीचर ही बोलता हूँ, प्रोफेसर पे ज़्यादा डिपेंड करता है कि वो कैसे पढ़ाते हैं, किस तरीके से पढ़ाते हैं। ऑनलाइन भी आप पढ़ोगे, डेफिनेटली ऑनलाइन भी ये चीज़ें मिल जाएगा, मैं बताऊँगा कहाँ से आप पढ़ सकते हो, बट फिर भी आई विल टेल यू कि आप अपने से एफर्ट मारो, चीज़ों को समझो, अपने टॉपर से पढ़ना ये चीज़ें। फोर्थ मॉड्यूल, एस्टिमेशन ऑफ प्रोपोर्शंस, हाइपोथेसिस कंसर्निंग proportion 1 and several, analysis of R cross C table जिसको contingency table बोलते हैं, goodness of fit, application of goodness of fit, क्या है, कोलमोगोरोव, देन ये क्या है, स्मिर्नोव टेस्ट। दिस इज अबाउट द फोर्थ मॉड्यूल। और आखिरी मॉड्यूल जल्दी से ख़त्म करते हैं, द मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर्स, इन्फ्रेंसेस बेस्ड ऑन द लीस्ट स्क्वायर एस्टिमेशन, curvilinear regression, multiple regression, checking the adequacy of the model, सही लिखा ना, adequacy हो गया, adequacy of the model, then correlation, multiple linear regression। ये कॉन्सेप्ट आपका अगर बाद में जाके मशीन लर्निंग, डेटा साइंस वगैरह चीज़ें पढ़ते हैं तो मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन और लीनियर रिग्रेशन आपको यूज़ हो रहा होगा। यहाँ पे मैट्रिक्स नोटेशन के बारे में आप पढ़ रहे होंगे, एनालिसिस ऑफ वेरिएंस, जनरल प्रिंसिपल ये है completely randomized design, then randomized block design। हो गया। तो अभी हम लोग बात कर लिए कि मैथमेटिक्स में क्या क्या कॉन्सेप्ट्स होने वाले हैं आपके ये completely M2 में, मैथमेटिक्स 2, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 2 जो आप पढ़ रहे होंगे उसमें क्या क्या कॉन्सेप्ट्स होंगे। तो इसको अभी हम फिलहाल क्लोज कर देंगे। तो आप देख सकते हो क्या क्या चीज़ हम डिस्कस कर चुके हैं। ये भी ओपन है, इसको क्लोज कर देंगे, इसके ऊपर वाला भी ओपन है। मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ आइडिया दे देता हूँ यार, क्या क्या चीज़ कितना कितना हम कवर कर चुके हैं। सो दीज आर टोटल 5 सब्जेक्ट्स। एक तो मैंडेटरी सब्जेक्ट है, उसको हटा दो। बाकी ये जो सब्जेक्ट है क्रेडिट वाले, मैथ्स को आप ऐसे ओपन करोगे तो इसमें इतने सारे टॉपिक्स, फिजिक्स को इतने सारे टॉपिक्स, देन ये इसको एक्सपैंड करोगे इसमें इतने सारे टॉपिक्स, देन कंप्यूटर प्रोग्रामिंग इसमें इतने सारे टॉपिक्स। अब ये चीज़ कहाँ पे मिल रहा होगा, इतना तो मैं जो अभी लिख रहा हूँ मैथमेटिक्स का भी लिख लिया, यहाँ पे एक्सपैंड करेंगे तो ये हो जाएगा। बाकी ये चीज़ों का भी अभी टाइप करूँगा मैं, बट ये चीज़ आपको कहाँ पे मिल रहा होगा। नोशन एक चीज़ है यार, नोशन अगर आप डाउनलोड करते हो या फिर ये वेबसाइट का लिंक ही दे दूँगा जहाँ पे आप क्लिक कर करके इसको एक्सपैंड करके ओपन कर सकते हो। ओके, और इंजीनियरिंग केमिस्ट्री की बात करते हैं। तो इंजीनियरिंग केमिस्ट्री में अभी यहाँ पे इसके पहले था, मैं एक बार इंजीनियरिंग केमिस्ट्री ओपन कर लेता हूँ। तो ये भी सेमेस्टर वाइज मैंने आपको जैसे बताया था कि अल्टरनेट सेमेस्टर में होता है। एक में आपने पढ़ा अगर फिजिक्स तो दूसरे में आप केमिस्ट्री पढ़ रहे होगे। तो केमिस्ट्री का सिलेबस आ गया मेरे सामने, और केमिस्ट्री मेरा कैसा था, फिजिक्स के कंपैरिजन में केमिस्ट्री थोड़ा सा अच्छा था। अब इसको बात करते हैं वाटर ट्रीटमेंट्स। वाटर ट्रीटमेंट्स में क्या होगा, टाइप्स ऑफ हार्डनेस units, then alkalinity of water and its significance, उसके बाद softening
methods and numerical based numerical problems based on these methods. ओके एंड इसके बाद रहेगा मेम्ब्रेन. पानी जो होता है ना वो हार्ड होता है, सॉफ्ट होता है, तो पानी के रिलेटेड यही बताया जा रहा है. मेम्ब्रेन बेस्ड प्रोसेसेस, dissolved oxygen, then problems with boiler feed water and its treatments. हो गया मॉड्यूल 1 डन. मॉड्यूल 2 कोरोजन साइंस. कोरोजन साइंस में कोरोजन रिलेटेड जितने भी चीज़ रहेंगे उसी चीज़ बात करेंगे. डेफिनेशन एंड स्कोप ऑफ कोरोजन. उसके बाद ड्राई एंड वेट कोरोजन, देन डायरेक्ट केमिकल कोरोजन. उसके बाद इलेक्ट्रोकेमिकल कोरोजन एंड इट्स mechanisms, then types of electrochemical corrosion. टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल कोरोजन हो गया. देन आगे क्या रहेगा, डिफरेंशियल एरेशन. यहाँ पे डिफरेंशियल एरेशन, गाल्वानिक कंसंट्रेशन सेल, टिपिकल electrochemical corrosion like pitting corrosion, like pitting, intergranular, अरे क्या गलती हो गया, हाइफन, intergranular, then soil, water line, then factors affecting corrosion, protection of corrosion. Done. This is about the second module. बहुत चीज़ हो रहा है यार, इतने देर से टाइप करते करते मेरा भी कंधा दर्द करने लगा है, बट ठीक है, आप भी देख रहे हो तो मैं भी थोड़ा सा रिकॉर्ड कर लेता हूँ. ये लेक्चर जैसा ही लग रहा है, बट हाँ ये लेक्चर को अटेंड रिकॉर्ड करते हैं. नेक्स्ट, इंस्ट्रूमेंटल टेक्निक्स. इंस्ट्रूमेंटल टेक्निक्स में फंडामेंटल्स ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपी. ओके, स्पेक्ट्रोस्कोपी. देन प्रिंसिपल्स एंड एप्लीकेशंस ऑफ मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी. इसमें सच एज यूवी, विजिबल, IR एंड माइक्रोवेव. और इतने में ख़त्म. हाँ यार, ये छोटा सा मॉड्यूल है जहाँ पे फंडामेंटल्स ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंटल टेक्निक्स डिस्कस कर रहे थे. नाउ कमिंग टू द फोर्थ मॉड्यूल. लास्ट मॉड्यूल नहीं, ये फोर्थ मॉड्यूल. लास्ट मॉड्यूल और एक बचा होगा, फिफ्थ वाला. तो फोर्थ मॉड्यूल में एनर्जी साइंसेस. एनर्जी साइंसेस में क्या होगा, टाइप्स ऑफ फ्यूल्स, calorific value, then determination of calorific value, combustion and its calculations, solid fuel, coal analysis, proximate and ultimate एनालिसिस. कोल एनालिसिस में ये दो चीज़ आ जाएगा. देन एलिमेंटरी आइडियाज ऑन सम गैसियस फ्यूल्स, जहाँ पे रहेगा नेचुरल गैस, वाटर गैस, प्रोड्यूसर गैस, छुप जा रहा है, LPG. हो गया. देन सिंथेसिस इज एक्सक्लूडेड. इसमें लिख लेता हूँ, सिंथेसिस इज एक्सक्लूडेड. सही लिखा ना, SYN. ओके, स्पेलिंग मिस्टेक. सिंथेसिस इज एक्सक्लूडेड.
डन। नेक्स्ट यहाँ पे लिक्विड फ्यूल्स जैसे कि आईसी इंजन फ्यूल, देन कॉन्सेप्ट ऑफ नॉकिंग, एंटी नॉकिंग, ऑक्टेन नंबर एंड ये क्या हो गया, हाँ ऑक्टेन नंबर एंड C10 नंबर, फ्रैक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन, फ्रैक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन हो गया किसका, पेट्रोलियम, देन क्रैकिंग ऑफ हैवी ऑयल्स, देन बैटरी टेक्नोलॉजी जिसमें हम पढ़ेंगे फंडामेंटल्स, नीचे हो जा रहे हैं ना, बहुत सारे चीज़ें ऐड होते जा रहे हैं। बैटरी टेक्नोलॉजी, यहाँ पे फंडामेंटल्स ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेल्स हो गया ना, देन रिचार्जेबल बैटरीज, देन लेड एसिड स्टोरेज बैटरी, लिथियम आयन बैटरी, फ्यूल सेल्स का प्रिंसिपल्स, एप्लीकेशंस, तो इसको यहाँ पे ऊपर तो डाल देते हैं, फ्यूल सेल्स का ही प्रिंसिपल्स एंड एप्लीकेशन, देन एलिमेंटरी आइडिया ऑन फोटोवोल्टाइक्स। खत्म होता है यहाँ पे मॉड्यूल 4। आखिरी मॉड्यूल बचा है केमिस्ट्री के अंदर, दैट इज नैनो केमिस्ट्री। सो लेट्स फिनिश दैट एज वेल। इतना पेशेंस के साथ यहाँ तक कर चुके हैं तो नैनो केमिस्ट्री भी कर लेते हैं। नैनो केमिस्ट्री, नैनो मटेरियल्स, क्लासिफिकेशन ऑफ नैनो मटेरियल्स, synthesis of noble nanoparticles, देन यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे गोल्ड और सिल्वर, एंड ऑक्साइड बेस्ड और नैनो पार्टिकल्स, यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे, यहाँ पे क्या कर दिया, नैनो पार्टिकल्स एग्जाम्पल के तौर पे क्यूप्रस क्यूप्रस ऑक्साइड, देन जिंक ऑक्साइड हो गया, यूजिंग ग्रीन सिंथेटिक route, then stabilization of nanoparticles using capping agents, elementary ideas on characterization of nanoparticles, इसमें होगा एक्स-रे डिफ्रैक्शन XRD एंड इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी। फिर लास्ट पॉइंट, एप्लीकेशंस ऑफ नैनो मटेरियल्स। तो गाइस फाइनली वी आर डन विथ द केमिस्ट्री सब्जेक्ट। केमिस्ट्री में जितना सारा चीज़ था मैंने सब चीज़ बता दिया। आप एक बार ऊपर से नीचे तक स्क्रीनशॉट वगैरह ले सकते हो या फिर डिस्क्रिप्शन के लिंक से आप डाउनलोड कर सकते हो। ज़्यादा डिमांड आएगा तो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अभी के लिए आई होप कि आप नोट करते चल रहे हो, क्योंकि नोट करते जाओगे तभी बेनिफिशियल होगा। सो नोट कर लेना, डेफिनेटली ये सारी चीज़ें नोट कर लेना। बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स, ये क्या होगा ना, आप लिख के अगर आप नोट करके प्रिंट आउट निकालोगे तो इट इज़ गोइंग टू बी हेल्पफुल। आप प्रिंट आउट निकाल के आप जब पढ़ाई करोगे कॉलेज में जाके एक्चुअल में, तब आपको हेल्प कर रहा होगा ये चीज़ें। ओके, अभी मैंने बात कर लिया इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का, बात कर लिए थे, अभी इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक्स छोटा सा है, ज़्यादा चीज़ नहीं है। यहाँ पे
इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें यूज़ हो रहा होगा। अब मैंने क्वेश्चन भी पूछा था आपको, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक डिफरेंस क्या है, अगर आपको अभी तक पता चल गया हो कमेंट में बता देना। इलेक्ट्रॉनिक बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, तो यहाँ पे रहेगा सबसे पहले फर्स्ट मॉड्यूल इंट्रोडक्शन टू इलेक्ट्रॉनिक्स, जहाँ पे सिग्नल्स, अरे बुलेट बात कर लेते हैं ना, इसी को टर्न कर लेंगे, हाँ टर्न बुलेट, सिग्नल्स यहाँ से आ जाएगा, सिग्नल्स हो गया। सिग्नल्स के बाद फ्रीक्वेंसी, स्पेक्ट्रम ऑफ सिग्नल्स, देन एनालॉग एंड डिजिटल सिग्नल्स, उसके बाद डायोड्स एंड एप्लीकेशंस। डायोड्स एंड एप्लीकेशंस में क्या हो रहा होगा, सेमीकंडक्टर डायोड, मैं थोड़ा सा एक स्पेलिंग एक्स्ट्रा डाल देता हूँ यहाँ पे, हाँ सेमीकंडक्टर डायोड, इतने जैसे टाइप कर रहा हूँ ना, दैट इज़ वाई मिस्टेक्स हो रहे हैं, वर्सेस प्रैक्टिकल, देन रेजिस्टेंस लेवल्स, diode equivalence circuits, load line analysis, diode as a switch, diode as a rectifier, half wave and full wave rectifiers, breakdown mechanisms, then जेनर डायोड में ऑपरेशन एंड एप्लीकेशंस, देन क्लिपर एंड क्लैम्पर सर्किट्स, डायोड एप्लीकेशंस। दैट्स ऑल अबाउट द फर्स्ट मॉड्यूल। फर्स्ट मॉड्यूल यहाँ पे ख़त्म होता है। अब बात करेंगे सेकेंड मॉड्यूल के बारे में। सेकेंड मॉड्यूल में बीजेटी यूज हो रहा होगा, बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, इसको बीजेटी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? बीजेटी। तो बीजेटी का क्या रहेगा? कंस्ट्रक्शन, देन ऑपरेशन, एम्प्लीफाइंग एक्शन, कॉमन बेस, कॉमन एमिटर, कॉमन कलेक्टर, configurations, then operating point, fixed and voltage divider, biasing configuration, fixed and voltage divider, biasing configurations। डन विथ मॉड्यूल 2। यहाँ पे मॉड्यूल 2 ख़त्म होता है। मॉड्यूल 3, 4, 5 की बात करते हैं। तो मॉड्यूल 2 में हमारा बीजेटी हो गया, बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, और यहाँ पे होगा एफईटी। एफईटी का फुल फॉर्म है फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, एफईटी। तो फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर में वही कंस्ट्रक्शन, देन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जंक्शन एफईटी, ये हो जाएगा JFET। देन डिप्लीशन एंड एनहांसमेंट टाइप मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर FETs, इसको बोलेंगे MOSFET, MOSFET, मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर FET, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। तो इसका फुल फॉर्म हो जाएगा ये, और शॉर्ट फॉर्म में MOSFET। देन इंट्रोडक्शन टू कॉम्प्लीमेंटरी CMOS सर्किट्स। डन। मॉड्यूल 3। मॉड्यूल 4 की बात करते हैं। ऑपरेशनल एम्पलीफायर्स एंड एप्लीकेशंस। इंट्रोडक्शन टू ऑपरेशनल एम्पलीफायर ऑप एम्प, then
differential amplifier configurations, basics of op amp, characteristics of ideal op amp, then characteristics of ideal op amp हो गया, CMRR, PSRR, slew rate, then slew rate के बाद block diagram, block diagram and pin configuration of IC integrated circuit 741 op amp, then applications of op amp as कैसे यूज होगा, समिंग, एक में लिख लेता हूँ, समिंग एम्पलीफायर, डिफरेंस एम्पलीफायर, डिफरेंशिएटर, इंटीग्रेटर हो गया। मॉड्यूल 4 यहाँ पे ख़त्म होता है और मॉड्यूल 4 के बाद 5 की बात करेंगे, जो कि है आखिरी मॉड्यूल। काफ़ी नया चीज़ ऑब्वियसली यहाँ पे है। तो 5th मॉड्यूल में क्या टॉपिक्स रहेगा, फीडबैक एम्पलीफायर्स। फीडबैक एम्पलीफायर्स में प्रिंसिपल आप पढ़ेंगे, प्रिंसिपल के बाद एडवांटेजेस ऑफ नेगेटिव फीडबैक, देन डिफरेंट फीडबैक टोपोलॉजीज, ऑसिलेटर्स के बारे में पढ़ेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ, फिर क्लासिफिकेशन उसका, देन आरसी फेज शिफ्ट ऑसिलेटर। फाइनली वी आर डन विथ द बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स का सिलेबस। इतने सारे टॉपिक्स हैं गाइस, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के सिलेबस, इसको हाइड करेंगे तो और 2 सब्जेक्ट हमारे पास बचते हैं, वही और 15-20 मिनट के अंदर आई होप ये लेक्चर हमारा ख़त्म हो रहा होगा। इंग्लिश की बात करते हैं, कम्युनिकेटिव इंग्लिश। तो कम्युनिकेटिव इंग्लिश में आप बहुत सारी चीज़ें पढ़ेंगे जो कि नॉर्मल इंग्लिश से डिफरेंट होगा। ENVS में क्या होगा, ENVS में एनवायरमेंटल रिलेटेड चीज़ें होगा, जो लास्ट सब्जेक्ट मैंने आपको बता रखा है ना, उसका अगर मैं आपको बता दूं, जैसे इकोलॉजी एंड बायोलॉजिकल बायोकेमिकल साइकिल्स, ऑक्सीजन का साइकिल एनवायरनमेंट में क्या इफ़ेक्ट डालता है, लाइफ साइकिल असेसमेंट, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो जाएंगी। ओके, इसके बाद डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम्स के बारे में बात करते हैं। तो डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम्स में आप जैसे सी प्रोग्रामिंग में बेसिक चीज़ें पढ़ लिए हो, डेटा स्ट्रक्चर ऑफ एल्गोरिदम्स में क्या होगा, सी का एडवांस चीज़ें आप पढ़ रहे होगे। क्या पढ़ रहे होगे, सी का एडवांस चीज़ें। तो डेटा स्ट्रक्चर ऑफ एल्गोरिदम्स अभी शुरू करते हैं। यहाँ पे लिखेंगे टर्न टॉगल लिस्ट, यहाँ पे बुलेट बना देंगे और बुलेट से शुरू करते हैं डेटा स्ट्रक्चर्स। बहुत सारा टॉपिक रहेगा, आई नीड टू बी एनर्जेटिक, आप भी एनर्जी के साथ पूरा भर जाओ और शुरू करते हैं हमारा डेटा स्ट्रक्चर्स एल्गोरिदम्स का एक्सप्लेनेशन। इंट्रोडक्शन टू डेटा स्ट्रक्चर्स, इसके अंदर क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा स्ट्रक्चर्स, देन algorithmic notation, then complexity of algorithms, then asymptotic notations, abstract data types, उसके बाद arrays। तो एरेस तो आपने पढ़ा था और डेटा स्ट्रक्चर में आप फिर से पढ़ोगे। इसमें क्या पढ़ोगे, इंट्रोडक्शन तो पढ़ोगे, रिप्रेजेंटेशन ऑफ एरेस, और इसके अंदर रो एंड कॉलम मेजर रिप्रेजेंटेशन रहेगा। और इसके बाद बेसिक ऑपरेशंस ऑन एरे। बेसिक ऑपरेशंस ऑन एरे क्या रहेगा, ट्रावर्स मतलब प्रिंट होता है, ट्रावर्स, इंसर्ट,
देन डिलीट, देन सर्च। उसके बाद स्पार्स मैट्रिक्स, देन रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्पार्स मैट्रिक्स यूजिंग ट्रिपलेट फॉर्म, देन ऑपरेशंस ऑन स्पार्स मैट्रिक्स एडिशन एंड ट्रांसपोज। ये मुझे याद है यार, थोड़ा सा टफ लगा करता था मेरे टाइम पे मुझे अबाउट द स्पार्स मैट्रिक्स, इसका कॉन्सेप्ट एंड ऑल। तो एक मॉड्यूल ख़त्म होता है। अब बात करते हैं एडीटी स्टैक। एडीटी स्टैक, एडीटी स्टैक में स्टैक मॉडल, रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टैक यूजिंग एरे, ऊपर कर लेते हैं, थोड़ा सा ऊपर करेंगे, representation of stack using array, then basic operations using operations with analysis, then applications में recursion and conversion of infix to postfix expression, evaluation of postfix expression, एडीटी क्यू, एडीटी क्यू में क्यू मॉडल, रिप्रेजेंटेशन यूजिंग एरे, देन बेसिक ऑपरेशंस विथ एनालिसिस, सर्कुलर क्यू, देन इंट्रोडक्शन टू प्रायोरिटी, इंट्रोडक्शन टू प्रायोरिटी क्यू, राइट, एंड डबल एंडेड लास्ट में रहेगा, डबल एंडेड क्यू। ये टॉपिक जब तक शुरू हो रहा होगा ना तब तक आपको थोड़ा सा टफ भी लगने लग रहा होगा। अभी तक तो यार बहुत मुश्किल लग रहा होगा, इतने सारे चीज़ें यार, इतने सारे चीज़ें कैसे पढ़ेंगे, क्या करेंगे। आप कर लोगे यार, आप कर लोगे, भरोसा रखो आप कर लोगे। बट जब डेटा स्ट्रक्चर्स की ये सारे टॉपिक्स चल रहे होगे ना तब तक आपको बहुत डिफ़िकल्टी महसूस होने लग रहा होगा। बट मैं हूँ ना, मैं आपको चीज़ें समझा रहा हूँ, अपने दूसरे चैनल में चीज़ों को पढ़ा रहा हूँ एक डिटेल तरीके से, डिटेल वे में। सो डबल एंडेड क्यू, डबल एंडेड क्यू हो गया। अब बात करते हैं थोड़ा सा डिफ़िकल्ट टॉपिक है, दैट इज़ लिंक्ड लिस्ट। तो लिंक्ड लिस्ट में आप क्या पढ़ोगे, इंट्रोडक्शन पढ़ोगे, उसके बाद टाइप्स ऑफ लिंक लिस्ट, क्या होता है टाइप्स ऑफ लिंक लिस्ट में, सिंगल, डबल, सर्कुलर, उसके बाद रिप्रेजेंटेशन इन मेमोरी, देन ऑपरेशंस ऑन लिंक लिस्ट, क्या ऑपरेशंस रहेगा, ट्रैवर्स, सर्च, इंसर्ट, देन ओके और भी है, इंसर्ट, डिलीट, सॉर्ट, मर्ज, डन। इसमें इन ईच टाइप विथ एनालिसिस, ठीक है। नेक्स्ट, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पॉलिनोमियल एंड इट्स ऑपरेशंस, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, देन implementation of stack and queue using linked list। ये थोड़ा सा टफ लग सकता है, लास्ट का टॉपिक है ना, थोड़ा सा टफ लग सकता है। नेक्स्ट बात करते हैं मॉड्यूल 4 की। तो मॉड्यूल वाइज में बता रहा था ना, लिंक लिस्ट हमारा तीसरा मॉड्यूल था। मॉड्यूल 4 में हमारा हो जाएगा ट्री एंड ग्राफ। तो ट्री एंड ग्राफ आर द नेक्स्ट डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट्स आफ्टर लिंक लिस्ट। ये दोनों थोड़ा सा टफ लगेंगे आपको, बट टफ को और टफर होके आप दिखाना, फाइट करना, और यू विल बी द विनर। ट्री में क्या रहेगा, टर्मिनोलॉजी। ट्री में आपको काफ़ी सारे टर्मिनोलॉजी, नया नया टर्म्स देखने को मिलेगा। वो टर्मिनोलॉजी से पहले पढ़ना है। फिर रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, रिप्रेजेंटेशन, बाइनरी ट्री, देन ट्री ट्रैवर्सल एल्गोरिदम्स, विथ एंड विदाउट रिकर्सन, उसके बाद बाइनरी सर्च ट्री, बाइनरी सर्च ट्री के बाद
operations on binary search tree with analysis, threaded binary tree, then general tree, height balanced tree जिसको बोलते हैं AVL tree, then M-way search trees, then B trees के बाद ट्रीज खत्म हो गया, ग्राफ्स पढ़ोगे आप। ग्राफ्स, तो ग्राफ में वही टर्मिनोलॉजी पहले आप सीखोगे, टर्मिनोलॉजी, देन रिप्रेजेंटेशन। रिप्रेजेंटेशन में क्या रहेगा, एडजेसेंसी मैट्रिक्स, इंसिडेंस मैट्रिक्स, पाथ मैट्रिक्स, linked representation, then graph traversal, BFS DFS, breadth first search and depth first search, BFS DFS, Dijkstra's single source, shortest path algorithm, then Warshall's all pair shortest path algorithm, topological sort। डन। तो मॉड्यूल 4 यहाँ पे ख़त्म होता है। मॉड्यूल 4 के बाद अभी आखिरी मॉड्यूल हमारे पास बचता है। आखिरी मॉड्यूल थोड़ा सा छोटा मॉड्यूल है बट चीज़ें यहाँ पे टफ वाली है। आखिरी मॉड्यूल को जल्दी से ख़त्म करते हैं गाइस। सॉर्टिंग अल्गोरिदम्स। सॉर्टिंग अल्गोरिदम्स में क्या क्या सॉर्टिंग आपको पढ़ने को देखने को मिल जाएगा, मैं नीचे नीचे करके लिख लेता हूँ। बबल सॉर्ट, देन सिलेक्शन सॉर्ट, इंसर्शन सॉर्ट, क्विक सॉर्ट, मर्ज सॉर्ट, रेडिक्स सॉर्ट, हीप सॉर्ट। डन। देन हैशिंग। अरे हैशिंग, तो हैशिंग में हैश functions and hashing techniques, then collision resolution techniques, इसमें linear probing, quadratic probing, then chaining। That's all guys, finally data structure and algorithms का हमारा complete syllabus इतने सारे topics का ख़त्म होता है। आखिरी जो चीज़ बचता है that is about communication English। जो ये English है ना, communicative English और technical English, तो ये बहुत छोटा है, फटफट ख़त्म हो जाएगा। एंड इसको अभी ख़त्म करते हैं, फिर लास्ट में कुछ जनरल डिस्कशन करेंगे। जल्दी से मैं ख़त्म करता हूँ इसको। टॉगल लिस्ट, बुलेट। सो पहले आ जाएगा एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन। इसमें रहेगा प्रोसेस, फैक्टर्स एंड इम्पोर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन। फैक्टर्स, कम्युनिकेशन और ये प्रोसेस को यहाँ ले लेते हैं। प्रोसेस, फैक्टर्स एंड इम्पोर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन। देन हमारा नेक्स्ट पॉइंट रहेगा प्रिंसिपल्स ऑफ कम्युनिकेशन, बैरियर्स टू कम्युनिकेशन, देन जनरल वर्सेस बिजनेस कम्युनिकेशन। बैरियर्स टू कम्युनिकेशन मतलब हम बात करते टाइम काफ़ी सारे बैरियर्स आते हैं, बीच में ऐसे दरार आते हैं, जैसे लैंग्वेज बैरियर आता है, काफ़ी बार फ्लुएंसी बैरियर आता है। ये सारे बैरियर्स के बारे में आप पढ़ रहे होगे। फिजिकल बैरियर आता है। नेक्स्ट जो रहेगा दैट इज़ अबाउट द साउंड्स ऑफ इंग्लिश। तो इंग्लिश में काफ़ी तरह के साउंड्स होते हैं, प्रोनाउंसिएशन होते हैं। तो इम्पोर्टेंस ऑफ न्यूट्रल एक्सेंट, देन वावेल्स, डिप्थोंग्स, then consonants and consonant clusters, syllable and stress,
उसके बाद मॉड्यूल 3 की बात करते हैं। यहाँ पे छोटा छोटा मॉड्यूल है तो जल्दी भी आप ख़त्म कर सकते हो। ये साइड सब्जेक्ट दिया रहता है ताकि आप जब कॉलेज ख़त्म करके बिजनेस कम्युनिकेशन करोगे कंपनीज वगैरह में तो वो चीज़ें आपको पता हो। क्रिटिकल रीडिंग में इम्पोर्टेंस ऑफ रीडिंग, देन इंटेंसिव एंड एक्सटेंसिव रीडिंग स्ट्रेटजीज, रीडिंग टेक्स्ट्स में शॉर्ट स्टोरी, देन कंटेम्परेरी ऐसे, देन एडिटोरियल। उसके बाद नेक्स्ट मॉड्यूल, 3 मॉड्यूल ख़त्म हो चुका है और अभी चौथे मॉड्यूल पे इफेक्टिव बिजनेस कम्युनिकेशन ओरल, मतलब बोलने में। नेक्स्ट होगा रिटन। तो ओरल में क्या क्या रहेगा? पर्पस एंड इम्पोर्टेंस ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन, टेक्नोलॉजी इन कम्युनिकेशन, स्ट्रक्चर ऑफ business organization, then patterns of business communication, then models of communication in business settings. डन। अब आखिरी मॉड्यूल, लास्ट मॉड्यूल की बात करते हैं। लास्ट मॉड्यूल में रहेगा इफेक्टिव बिजनेस कम्युनिकेशन और ये रहेगा रिटन फॉर्म में क्या क्या रहेगा? कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ इफेक्टिव बिजनेस राइटिंग, प्रोसेस राइटिंग, पैराग्राफ राइटिंग, देन कॉमन रिटन फॉर्म्स इन बिजनेस राइटिंग, इम्पोर्टेंस, देन इसके फीचर्स, देन फॉर्मेट एंड यूजर्स। दैट्स ऑल। ये ख़त्म होता है हमारा इंग्लिश का सिलेबस। बहुत छोटा सा सिलेबस था बट इसमें भी बहुत सारे तरह तरह की चीज़ें होते हैं। तो गाइस 1 घंटे के पार, मतलब 1.5 घंटे से भी ज़्यादा लंबा ये वीडियो हो गया है। मुझे पता है ये वीडियो बहुत कम लोग यहाँ तक देख रहे होंगे और जो लोग यहाँ तक देख रहे हैं मैं बताना चाहूँगा आप में एक स्पेशल तरह का पेशेंस लेवल है और लर्निंग आपका हमेशा बहुत ज़्यादा रहेगा एज़ कम्पेयर टू अदर स्टूडेंट्स, क्योंकि इतने पेशेंस के साथ रेयरली कोई स्टूडेंट देख रहा होगा, मूवी जैसा लग रहा होगा। और कुछ फाइनल टिप्स की बात करते हैं। फिर से मैं रिमाइंड करना चाहूँगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है चैनल का, वो चैनल को जाके आप ज्वाइन कीजिए। वहाँ पे आई विल बी स्टार्टिंग द कंप्यूटर प्रोग्रामिंग सीरीज़। कंप्यूटर्स के बारे में बेसिक्स बताऊंगा। 10 दिन अच्छा रिस्पॉन्स है, लगभग 500 व्यूज़ हर किसी में आ गए 24 घंटे के अंदर। तब मैं शुरू करूंगा प्रोग्रामिंग, उसका भी भाई 10 वीडियोस करके मैं पैकेज वहाँ पे डाल रहा हूँगा। नेक्स्ट बात करते हैं इतनी सारी चीज़ों को कैसे पढ़ेंगे। बिल्कुल आप मैनेज कर लोगे यार, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। रोज़ पढ़ो थोड़ा थोड़ा, कुछ टॉपिक्स को स्किप भी कर सकते हो, कुछ चीज़ों को बस माइंड में ये रख सकते हो कि मुझे पास होने के लिए पढ़ना है, टॉप नहीं करना है। तो ऐसे कर करके आप चीज़ों को कवर कर रहे होगे। टॉपर से पढ़ सकते हो, अच्छे टीचर के नोट से पढ़ सकते हो, यूट्यूब वीडियो से पढ़ सकते हो। कहाँ से चीज़ें मिलेगा? ऑनलाइन रिसोर्सेस। कुछ आगे वाले वीडियोस में जब आपका पढ़ाई शुरू हो जाएगा ना, तो आने वाले वीडियोस में मैं वो भी चीज़ बता दूंगा कि कहाँ से आप पढ़ रहे होगे, कौन सा अच्छा यूट्यूब चैनल्स है, कौन से अच्छे नोट्स हैं, कहाँ से आपको वो सारी चीज़ें मिल जाएंगी। वो सभी के लिए यार चैनल को बता रहा हूँ, आप सब्सक्राइब कर दो, नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लेना ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ तुरंत आप सभी के पास पहुँच जाए। एंड कुछ नया क्वेरीज आता है वो आप कमेंट सेक्शन में बताना। ओके, मिल रहे होंगे अगले वीडियो में गाइस। ऑल द वेरी बेस्ट एंड जय हिंद।